कोचिंग इंडस्ट्री आपको 20 के ऊपर इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें हो गया है। पहले कितनी अपॉर्चुनिटी थी, अभी कितनी अपॉर्चुनिटी है और आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में भी इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत होगी? ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 10,000 पेरेंटिंग कोच बनाने हैं। कितने लेवल तक एक इंसान कोचिंग करके पैसे कमा सकता है? 8+ कोचीज हैं जो एवरी मंथ 1 करोड़ प्लस करते हैं। तो विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम यू कैन इजीली स्टार्ट 3 to 10 लाख रुपीज मंथली रेवेन्यू। मैंने कम्युनिटी बनाया, मैंने कुछ लॉन्च किया, तो लॉन्च करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, फिर रिजल्ट डाउन होना चालू होता है और फिर वो डाउन हो जाता है, फिर मोटिवेशन भी डाउन होता है। तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है, तो मैं कहना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन इज चीप, ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सपेंसिव। कोचेस को लेके कई नेगेटिव वाइब भी है, नेगेटिविटी भी बहुत है। ये कोच ये तो बेचने आ गया, ये तो बेचने आ गया। यहीं से थोड़ा सा बैड रेपुटेशन आना चालू होता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ के? अच्छी चीज़ें बेचना इतना मुश्किल क्यों है? जिम बेचना मुश्किल क्यों है? किताबें बेचना इतना मुश्किल क्यों है? गुड पेरेंटिंग बेचना। परीक्षित सर, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। थैंक यू। वैसे मैं ऑफ द कैमरा में ज़्यादा भाई ही बोलता हूँ, बट ऑन द कैमरा मैं चाहता हूँ सर ही बोलूँ, बिकॉज परीक्षित सर का जो एक्सपीरियंस है 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है कोचिंग इंडस्ट्री में। और पहले हमने पेरेंटिंग के ऊपर बात करी है, 5-6 कॉमन प्रॉब्लम्स जो आजकल पेरेंट्स फेस कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, उसके ऊपर हमने पॉडकास्ट किया जो बहुत ही अच्छा चला। उसके बाद हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करी जो भी बहुत अच्छा चला, आप लोगों ने भर भर के उसके ऊपर प्यार दिया। सो हमने वापस से सोचा कि चलो अब कौन से एंगल पे हम बात कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि परीक्षित सर के पास बहुत सारा नॉलेज है जो मैं खुद, हम ऑफ द कैमरा वाली बात बताऊँ तो मैंने परीक्षित भाई को, अभी भाई आ रहा हूँ क्योंकि भाई भाई बोल के बात कर रहा था मैं, भाई तो वाली ज्यादा फीलिंग अच्छी है, अच्छी है, तो अच्छी उनको है। पसंद है, ठीक है। तो परीक्षित भाई को मैंने बोला था भाई मेरे को भी जरा, मैं भी फनल कोचिंग ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे आप थोड़ा गाइड करना, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो फॉर श्योर आप मेरी बहुत मदद कर सकते हो। सो वही प्लान चल ही रहा था और अभी आई थिंक वही गाइडेंस जो मैं अपने लिए लेना चाहता था अब मैं भी लूँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। सो अगर आप एक कोच बनना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कोच हो तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत काम आएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी बहुत काम आएगा, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में एक कोचिंग का एंगल, आप पिवट जो होता है वो बहुत नेचुरली फ्लो होता है और वहाँ पे अच्छा इनकम लोग जनरेट करते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना कि परफेक्ट। कोचिंग इंडस्ट्री आपको 20 के ऊपर इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें हो गया है, तो पहले कैसा था? पहले कितनी अपॉर्चुनिटी थी, अभी कितनी अपॉर्चुनिटी है और आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में भी इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत होगी? कई बार अपोजिंग पोलराइज्ड व्यूज होते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री डाई भी हो रही है, कम Right, होते जा रही है, लोग right. अब चैट जीपीटी सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। बट एक तरफ ये भी है, लोग बोलते हैं कि नहीं कोचिंग तो कहीं कभी नहीं जाने वाली क्योंकि हमें हमेशा सीखना पड़ेगा ही। पड़ेगा। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? वंडरफुल। सो सबसे पहले तो आई एम वेरी मच हैप्पी हाँ। कि थर्ड टाइम हम फिर से मिल रहे हैं ऑडियंस की लाइफ में। हम्म, नए एंगल का जो एक्सपीरियंस है वो आज शेयर करने वाले हैं एंड भाई वाला फीलिंग वो ज़्यादा अच्छा है, तो भाई भाई करके बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, डन डन। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 20 साल पहले डिमांड कम थी और सप्लाई भी कम था। आज कंपैरेटिवली डिमांड बढ़ी है और धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ने के कारण अभी धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ रहा है, पर फिर भी जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में सप्लाई का ह्यूज गैप है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और जो फ्यूचर को लेकर आप बता रहे हैं, सो जैसे यूट्यूब में टीचर पढ़ाते हैं, डज इट मीन कि स्कूल बंद हो गई? नो। इनफैक्ट वो टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते थे उनका कोचिंग का बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया। ट्रू ट्रू। सो सेम में जब एआई आएगा तो आज से पहले जो लोग अपनी लाइफ को लेकर सवाल पूछना जानते ही नहीं थे वो जानना शुरू करते हैं, वो पूछना शुरू करते हैं। आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी एआई विल डेफिनेटली गिव देम द आंसर। बट उसके लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि ब्रो हो या भाई हो या उसको थोड़ा मोटिवेट कर पाए, उसको पुश कर पाए, इंसान उसको यस इंसान हो जहाँ पर ह्यूमन टच हो, वहाँ पर वो व्यक्ति आगे काम करेगा। सो ट्रू। सो इसीलिए एआई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन द इंफॉर्मेशन, बट वो इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन में ले जाने के लिए कोच की रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी आज है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। सो ट्रू सो ट्रू। आई थिंक मैं ये वाले ओपिनियन से काफ़ी एग्री करता हूँ और मैं मानता हूँ, ऐसी मेरा मतलब कोर बिलीव है ना कि वैल्यूबल चीज़ें रहती है। अगर वैल्यू गोल्ड जैसे वैल्यूबल था 1000 साल पहले भी वैल्यूबल था, आज भी है और मैं बोलता हूँ 1000 साल बाद भी वैल्यूबल होगा। रहेगा। गोल्ड है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। वैसे ही मुझे लगता है ना कोचेस में गुरु में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। वैल्यू है। 1000 साल पहले भी गुरु होते थे, आज भी गुरु है और मुझे पता है
आने वाले 100,000 समय में भी भी होंगे। एआई एक टूल की तरह अच्छा है, लेकिन मैंने खुद ने नोटिस किया, क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, मैं भी आई यूज चैट जीपीटी फॉर माय क्वेश्चंस आल्सो, बट उसका एक लेवल है और वो मशीन है, वो नहीं याद रखेगी। जैसे अभी हम ईबीसी करके आए साथ में, वी रिमेंबर द एक्सपीरियंस, वी हैव दैट, वी शेयर्ड एक्सपीरियंस, वो चैट जीपीटी नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशंस की जो वैल्यू आई थिंक वो आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, क्योंकि लोग और आइसोलेटेड फील करेंगे, और उनको मुझे लगता है ऐसा कुछ लोग चाहिए होंगे जिनसे पूछो भाई सही कर रहा हूँ ना, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, बिकॉज चैट जीपीटी तो 10 बार पूछोगे, कई बार 10 अलग आंसर दे देगा। राइट। तो ये मैंने पर्सनली फील किया है। तो अच्छा, ये सब चीज के हिसाब से आपको लगता है कि कोचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू वर्क ऑन? डेफिनेटली यस। यदि आपके अंदर पीटीएस, दैट इज कॉल्ड पैशन टू सर्व है, पैशन टू सर्व, आपको लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए बेस्ट करियर है। बिकॉज बाकी सारे फील्ड में आपको पैसा मिल जाएगा, आप कोई भी काम करेंगे बिजनेस में पैसा मिल सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ मनी नहीं मिलता, यहाँ पर ब्लेस्ड मनी मिलता है। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव मनी मिलता है, लोगों की जो दुआएं, प्यार, रिस्पेक्ट जो मिलता है ना, वो शायद और कोई फील्ड में इतना नहीं होगा जितनी दुआएं हमें ये फील्ड के अंदर मिलती है। सो समहाउ आपने देखा होगा कि ढेर सारे सेलिब्रिटीज भी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिनको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, नेम एंड फेम की कोई कमी नहीं है, नाउ दे आर बिकमिंग द कोचेस। व्हाई? बिकॉज एक सेलिब्रिटी होगा, उसके साथ लोग फोटो खिंचवा लेंगे, सेल्फी खिंचवा लेंगे, बोलेंगे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बट जब एक गुरु मिलता है, कोच मिलता है, तो बंदा पैर छुएगा, दिल से जो दुआएं निकलेगी उस सेलिब्रिटी के लिए नहीं निकलेगी। सो गुरु और कोच का जो लेवल है वो सेलिब्रिटी से भी ऊपर का है। इसीलिए शायद जो वहां पर फुलफिलमेंट नहीं है ना, वो फुलफिलमेंट कोचिंग के अंदर है और किसी को मदद करने के अंदर है। एंड दिस इज समथिंग कि जहां पर हम 24 घंटे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज मोस्ट फुलफिलिंग करियर। सो ट्रू, सो ट्रू। मैंने खुद इस चीज को महसूस किया, जब आप किसी की मदद करो, अगर कोई इंसान फंसा हुआ है कोई एक चीज में, मैं भी पैसे नहीं कमा पा रहा, मैं भी कंटेंट नहीं बना पा रहा है, और आपने उसकी एक टाइम पे मदद कर दी, और उसने कंटेंट बनाना सीख लिया, तो उसके 5-10 साल बाद अगर उसने उस एडवाइस का, कई बार ऐसा होता है कि सर आपका मैंने वीडियो 5 साल पहले देखा था, या आपसे मैंने ये बात सीखी थी और आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो वो सारी चीजें मतलब लाइफ चेंजिंग है, लाइफ, आप लिटरली लाइफ चेंज कर रहे हो। एंड जब वो व्यक्ति हमें जब ऐसा कहते हैं, तो मैं भी शायद हम एक बाजू 1 करोड़ रुपया कमाने की खुशी हो, और एक बाजू किसी की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की खुशी हो, तो ये वाली खुशी का लेवल ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और वही आई थिंक वही तो मजा है, वही तो लाइफ है ना, लाइफ है, व्हेन यू आर लाइक सर्विंग अदर्स। क्योंकि जितने भी बिजनेसेस भी होते हैं, सबका काम क्या होता है, मतलब जैसे साइमन सिनेक जो स्टार्ट विद वाई के ऑथर है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बोले थे, द पर्पस ऑफ अ कार इज नॉट टू बाय पेट्रोल। एक कार का मकसद पेट्रोल बाय करना नहीं है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाना है। वैसे एक बिजनेस का पर्पस पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टू सर्व, किसी प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए। और मुझे लगता है वही कोचिंग में भी ये होता है कि हम लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। कोचिंग इंडस्ट्री, अब देखो, ये तो हम काफी अंदर वाली डेप्थ वाली बातें कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम सिखाने में बिलीव करते हैं इस चीज में। बट मैं चाहूंगा कि आप ना, जो लोग देख रहे हैं, जो कोच बनना चाहते हैं, बड़े कोच बनना चाहते हैं, एक एस्पिरेशनल बात भी कर लेते हैं थोड़ा। तो एस्पिरेशनल लेवल पे आपको क्या लगता है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्लेस्ड मनी? लेकिन मनी ही कितने लेवल तक एक इंसान कोचिंग करके पैसे कमा सकता है, और कैसे कैसे कमा सकता है? सो देयर आर मेनी वेज, 10+ वेज है कि जहाँ पर एज अ कोच हम हमारी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पहले तो मैं चाहूंगा ना, आप एक पीक बता सकते हो कि आपके यहाँ इतना तक आप कर सकते हो, जैसे कोचिंग से कितना तक कमा सकते हैं? हमारी कम्युनिटी में अराउंड 8+ कोचेज हैं जो एवरी मंथ 1 करोड़ प्लस करते हैं, माशाल्लाह, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी 10 लाख, 15 लाख या 20, 25, 30 लाख करने वाले काफ़ी सारे कोचेज हैं। जब हम शुरुआत करते हैं सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो विद इन ईयर टाइम आराम से 3 से 10 लाख रुपए तक हम आराम से पहुंच सकते हैं मंथली रेवेन्यू पे, 1 ईयर के गोल में, विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। जब आप आज फ्रेशर है, शुरू कर रहे हैं, तो विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम यू कैन इजीली स्टार्ट 3 to 10 लाख रुपीस मंथली रेवेन्यू। तो इस इंडस्ट्री में, कोचिंग में कोई भी आ सकता है, या उसके कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है? जैसे कि किस लोग, जैसे आपने एक बहुत अच्छा बोला, अगर पीटीएस आपने बोला, पीटीएस है ना, पैशन टू सर्व। अगर आपके अंदर वो पैशन है, तो पहला चेकलिस्ट क्या ये है आपके अंदर? अगर है तो फिर गौर से सुनना। और भी ऐसे कुछ चेकलिस्ट है कि ये होना चाहिए और ये होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? एक पैशन टू सर्व हो, दूसरा लर्निंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो।
सीखने वाला। क्योंकि दिस इज द करियर कि जहां पर एक नॉर्मल व्यक्ति जो रैंडम लर्निंग कर रहा है, जो भी रील में आ रहा है, जो कहीं पर भी आ रहा है, वो जो टाइम दे रहा है, उसकी जगह पर एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, हमें फोकस लर्निंग करना है, स्ट्रक्चर लर्निंग करना है, सिस्टमेटिक लर्निंग करना है। तो दोनों लर्न कर रहे हैं, दोनों 2-2 घंटे बिता रहे हैं, बट इसका टाइम पास वाला लर्निंग होगा, इसका स्ट्रक्चर्ड दिमाग का दही करने वाला लर्निंग होगा, राइट? सो वहाँ पर उसको नोट्स बनानी होगी, कौन सा कंटेंट मेरे लिए या मेरी ऑडियंस के लिए काम का है, मेरी ऑडियंस का कौन सा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा रिसर्च करने वाला एंड लर्निंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, प्लस पैशन टू सर्व है। ये 3 चीज वस्तु है तो डेफिनेटली व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बिकॉज आज आप कुछ सीख रहे हैं और 6 महीने उसके लिए निकालें और 6 महीने के बाद समझ में आता है कि शायद ये काम का नहीं है, तो नाउ आपको फिर से 0 से शुरू करना है। और वहां पर यदि आपका लर्निंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो समहाउ मैंने देखा है कि कुछ लोग एक समय पे बहुत धांसू थे, फिर उसके बाद में वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, बिकॉज कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर पाते। सो मुझे लगता है ये 3 क्वालिटी डेफिनेटली शॉर्ट वे है, कोई भी व्यक्ति शुरुआत भी करे और सफल भी हो पाए। अमेजिंग। तो ये 2 क्वालिटी आप अपने अंदर नोटिस करो, आपके अंदर है कि नहीं है। और आई थिंक अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो सेकंड क्वालिटी तो है, क्योंकि आप सीखना चाहते हो, एजुकेशन है। बस हाँ, ये आपने एक बहुत पावरफुल बात बोली, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। रैंडम नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज है ना, पूरा डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत जैसे अगर मैं आपको रैंडम ABCD दे दूं, EFNG 8 वेट, तो वो रैंडम कुछ मेक सेंस नहीं करेंगे। बट वहीं पे अगर मैं उसको सिस्टमाइज कर दूं, दिस विल मेक यू मनी, मतलब अल्फाबेट्स भी देखो, अगर रैंडम अल्फाबेट्स कुछ नहीं करते, लेकिन अगर उसको आप अच्छे से स्ट्रक्चर कर दो तो उससे कहानियां बनती है, उससे आप जिंदगी चेंज कर सकते हो, वर्ड्स फॉर्म होते हैं, सेंटेंस फॉर्म होते हैं। तो आई थिंक ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक में मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि स्पेसिफिक नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सारा गेम बदलता है। अगर आपको कोई ताला खोलना है, रैंडम कोड्स ताला नहीं खुलेगा। स्ट्रक्चर्ड जो कोड अगर आपने सीख लिया तो ताला खुल जाता है। वैसे ही मुझे लगता है पैसे कमाने का भी ताला, अगर आप स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सीख लोगे तो खुल जाएगा। और यूजुअली कोचेस वही कराने में हेल्प भी करता है। और दूसरा कि जो जैसे नर्सरी के अंदर, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी टीचर को पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो, दे विल से हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, बट वही चीज वस्तु अब केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या बायोलॉजी के प्रोफेसर को पूछे तो बायोलॉजी वाला वो नहीं बोलेगा कि भाई मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स वाला वो नहीं कहेगा कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। वो एक चीज पे मास्टर होते हैं, इसीलिए प्रोफेसर का सैलरी ज्यादा होता है। एक जो जनरल फिजिशियन होगा जो सारी बीमारियों को चेक करते हैं, बट एक व्यक्ति हार्ट का सर्जन है, एक व्यक्ति ब्रेन का सर्जन है, तो जनरल नॉलेज आपको जनरल पैसा देगा। सही बात है। और स्पेसिफिक जो नॉलेज होगा वो आपको स्पेसिफिक पैसा, जितना चाहिए उतना पैसा देगा। वहीं पे वेल्थ क्रिएट होगी। सो इसीलिए मुझे लगता है एज ए कोच के तौर पे पहली चीज जो बंदा डिसाइड करे ना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका आप नंबर 1 स्टूडेंट हो सकते हो। तो मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि पेरेंटिंग के नंबर 1 कोच हो, मैं कहता हूँ नहीं, मैं पेरेंटिंग का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। तो कोच अपने आप बन जाते हैं, वो लोग बना देते हैं। ये भी ऑफ द कैमरा हम बात भी कर रहे थे ना, मैंने बोला सर आपका 20 साल का भाई बोल के बोल रहा था, 20-22 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो सर बोल रहा था, तो बोले गुरु बोल रहा था, तो काइंड ऑफ परीक्षित भाई ने बोला नहीं मैं 20 साल का स्टूडेंट हाँ, तो ही इज लाइक, जो कैमरा में है वो पीछे भी ही इज लाइक दैट ओनली। तो मुझे ये परीक्षित भाई की बात बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। हाँ, एंड आई थिंक हम जब स्टूडेंट बनेंगे तो कोच अपने आप बन ही जाएंगे। कौन से ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक अब दिल से वही फील्ड में हम काम करना चाहेंगे, तो वो एक व्यक्ति को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ट्रू। मैं भी एक्चुअली ये बात पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हूँ और मैंने खुद नोटिस किया है, जितना ज़्यादा अभी जैसे मैं और मेरा फ्रेंड जो पार्टनर है फैसल, हम लोग योगर्ट खाने पहली बार गए थे ना योगर्ट लैंड में, तो वहाँ पे आपको खुद से बनाना रहता है ना, तो पहली बार गए थे तो सब डाल दिया उसके अंदर, जो भी है, न्यूटेला भी डाल रहे हैं, ये भी डाल रहे हैं, तो पूरा ना खिचड़ी बन गया था और खाने में बेकार लग रहा था, जबकि सब इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ें मिला देते हो तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, मैंने थोड़ा स्मार्टनेस किया था, मैंने कम ही डाला था, मैंने सिर्फ चॉकलेट और चोको चिप डाला, तो वो अच्छा बना। बेसिकली उदाहरण ये है कि कई बार ना हम नॉलेज भी जो आजकल हो रहा है रील्स में, आजकल मैक्सिमम लोग है ना, ये एक होता है नोइंग और एक होता है डूइंग। नोइंग वाले मोड में हमको सब जानना है, पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना है, हमको इसके बारे में भी जानना है, ये भी सेव कर रहे हैं, वो भी सेव कर रहे हैं, और वो सब एक्चुअली में सिर्फ खिचड़ी बना रही है, उससे कुछ रिजल्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दो उसको, कोई एक फील्ड पकड़ के, जितना क्लैरिटी होगा उधर ही वो अच्छे स्टूडेंट भी बनेंगे, टीचर भी है ना, टीचर भी, और
तब क्या होगा मालूम है, नोइंग है या डूइंग है रादर देन बीइंग है, बीइंग। राइट। तो वहां पर वो व्यक्ति बीइंग के लेवल पे चला जाएगा, ओके। एंड जब वो बन जाएगा तो ये जो काम है ना उसके लिए 100% 24 घंटे विदाउट स्ट्रेस वो आने वाले 50 साल तक, 100 साल तक, 200 साल तक, जितना भी ऊपर वाला उसको जीवन देता है, वो बेफिक्र होके काम कर पाएगा। ये फाइंड आउट कैसे कर सकता है कि किस चीज में, जैसे अभी हम्म। कई बार नीश हमने लिखा भी है, नीश हम्म। कैसे फाइंड आउट करे एक बंदे को, अगर यहाँ पे जो देख रहा है उसको कोच Right. बनना है, कैसे वो पता करे कि यही जैसे आपको पता है कि मुझे Right. पेरेंटिंग ही करना है, एंड ही इज करना है। रियली क्लियर अबाउट इट, वन ऑफ द मोस्ट क्लियर पर्सन जो मैंने देखा कि मुझे इसी में रहना है, भले से प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा आ रहा होगा बट स्टिल आई वांट टू बिकम अ पेरेंट कोच। इनफैक्ट हमारे जो भी 75% प्लस रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे हाँ 2024 दिसंबर तक, वो सारे के सारे हमने बंद कर दिए, जस्ट एक ही जगह पर हमने फोकस किया। अमेजिंग। सो मेरा ये मानना है यू आर योर निश, हम्म राइट। एग्जाम्पल हम्म। कि आप जो है ना वही टाइप की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करोगे, सही बात है। वही टाइप के लोग जो आपके जैसे हैं, वही लोग आपके ऊपर जल्दी भरोसा करेंगे, एंड वो जो भरोसा करेंगे, ट्रस्ट इज इक्विवेलेंट टू मनी, राइट। ट्रू ट्रू। तो ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज कि वो पैरेट ट्रेनर बनते हैं और किसी का कुछ उठाया और वो बोलना शुरू कर देते हैं तोते की तरह, विदाउट बीइंग, विदाउट डूइंग, विदाउट हैविंग दैट एक्सपीरियंस। तो लोग ताली बजा लेंगे, लोग वो रील को शेयर कर लेंगे, बट जब ट्रस्ट करने की बात होगी कि ये एडवाइस को मैं फॉलो करूं कि नहीं, तो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। सो पहला जो मुझे लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम पेरेंटिंग कोच बनना चाहते हैं सपोज, तो मैं मेरे सारे कोचेस को क्या कहता हूँ, इफ यू आर अ सिंगल मदर, यू आर अ वेरी गुड कोच और द यूनिक कोच फॉर द मदर्स हु आर सिंगल। तो आपका कोचिंग जो है वो सिंगल मदर्स के लिए होना चाहिए। इफ यू आर हाउस वाइफ, तो आपका कोचिंग है वो हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सासू माँ को 24 घंटे हैंडल करते हो। एंड नाउ यदि आपने जो तरीके से हैंडल किया है, उसमें से जो भी आपका लर्निंग है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, वो चीज यदि आपने दूसरी मदर्स के साथ शेयर कर दी, इट इज $1 मिलियन बिजनेस। यदि आप क्रिएटिव मदर है एंड आपने आर्ट क्राफ्ट करते हुए आपने आपके बच्चे को एंगेज रखा है, स्क्रीन से दूर रखा है, तो डोंट यू थिंक कि आज ऐसी हजारों या लाखों मदर्स हैं कि जिनके पास उतनी क्रिएटिव आइडियाज नहीं हैं, एंड दे वांट टू लर्न समथिंग, कि वो उनके बच्चों को स्क्रीन के बिना एंगेज कैसे करें। सो यदि वो मदर जो क्रिएटिव मदर है, वो मदर यदि उसके आजू बाजू का कोर्स लॉन्च करे, जो वर्किंग मदर है तो वो वर्किंग मदर के लिए कोर्स लॉन्च करे, एक पापा है वो पापा के लिए प्रोग्राम यदि लॉन्च करे, तो माने आप जो आपकी बेस्ट नीश हो। ज्यादातर हम क्या करते हैं, दुनिया को देखने जाते हैं। दुनिया को नहीं देखना है, पहले खुद को देखें। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, ग्रीनरी बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है, अपने घर पे भी देखा, यहाँ पर भी देखा। तो मेरे ज्यादातर एडवर्टीजमेंट के अंदर जो होम गार्डनिंग और वो सारी चीज़ों के अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट होता है और जो पेरेंट होते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं, बिकॉज मेरे कोई ना कोई एग्जाम्पल में नेचर की कोई ना कोई बात आ ही जाती है, सो दे कैन रिलेट ईजिली। सो आपका कौन सा हॉबी है, कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको बात करना सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड आप अभी फिलहाल कौन है। आप सपोज बच्चे नहीं हैं, एंड एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ यू बोथ आर एंजॉइंग योर कंपनी, ईच अदर्स कंपनी, तो आप हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर चालू कर सकते हैं काम। जैसे अभी आपका बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, तो नाउ अभी आप यदि वो छोटे बच्चे के लिए टोडलर्स ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर यदि आप काम करना शुरू करेंगे, तो दैट इज योर वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस। अब उसको सीखना आपका 100x ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज दैट इज योर रीसेंट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, ये मैं बोलने वाला था कि सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है। मुझे लगता है ना, सबको कोच बनना चाहिए, भले से पैसे के लिए मत बनो, राइट। अपने आप को ग्रो करना है ना, कोच बन जाओ, कोच बन जाओ। क्योंकि अगर मुझे किसी चीज में इंप्रूव करना है और मैं जब सिखाना स्टार्ट करूंगा ना, ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा सीखूंगा। फाइनमेंट टेक्निक इसे बोलते हैं, right. मैंने बहुत बार यूज करी और मैं सबको बोलता हूँ, अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी बनना ना, थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएटर के जो सीख रहे हो उसके ऊपर ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। right. अगर आप पेरेंट टू पेरेंट ही आपके एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो बनाओ, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके सोल्यूशन आप निकालो। तो सोल्यूशन अगर आपने निकाल लिया, अपने ने निकाल लिया, तो ये आई थिंक वन ऑफ द वेयर डू ग्रेट आइडियाज कम फ्रॉम करके एक बुक है, उसके अंदर उसने बताया था स्क्रैच योर ओन इच का कॉन्सेप्ट, शायद उसी बुक में है, किसी और बुक में है। बट ना, बेस्ट बिजनेस आइडियाज क्या होते हैं, जब अगर आपको खुजली हो रही है, आपने उसको खुजाना खुद के पहले अपने लिए खुजा लो, आपने वो प्रॉब्लम खुद के लिए सॉल्व कर ली ना, ऑटोमेटिकली आप बहुत से लोगों को वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेच सकते हो। वो बेस्ट आइडियाज कई बार होते हैं। 100%।
इसलिए जो चाइनीज कहावत भी है, मैन इन टीचिंग अदर्स लर्न देमसेल्व्स। हाँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, मैंने So- सीकेंड चैनल का मेरा जो स्टार्ट था ना वो ऐसे ही था। ऐसे हाँ, मैंने सोचा कि यार देखो ठीक है, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं सीख रहा हूँ ना, किताबों की बातें मुझे उसके सीखना कारण है, आपका बुक पढ़ना बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट हो गया। और हाँ, उसकी वजह से मैंने इतनी बुक पढ़ डाला। पढ़ डाली। हाँ, तो वो बहुत प्यारा सा एक साइकिल होता है आई थिंक, हम्म, ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना। हम वो मीडियम जब बन के रह जाते हैं ना, रह जाते तो हम हैं। ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा। जनरली इसलिए मैं सारे कोचेस को एक चीज कहता हूँ, लर्न, डू और Do. अप्लाई Hmm. एंड टीच, Yes. राइट? So सो true. लर्न करना है, अप्लाई करना है एंड टीच करना है। So true. सो यदि हम ये 3 चीज करते रहे तो लाइफ इज बल्ले बल्ले। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो आई थिंक नीश क्लियर हो गया। इसको तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता स्टेप सकते बाय हैं ना। स्टेप, तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही बता दीजिए, कोई बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट चीज तो हमने क्लियर कर ही ली। तो क्या आपके लिए कोचिंग है भी कि नहीं है, हमने पहले वो डिस्कस कर लिया। कर लिया, राइट। हमने देख लिया कि इसमें पैसे कितने बन सकते हैं, तो आपको अभी इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा कि हाँ करना चाहिए। और दूसरी बात, हमने फिर इसके नीश के बारे में बात कर ली कि आपका अच्छा ठीक है, कोचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आपकी नीश कैसी होनी चाहिए। अब क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अभी जो आता है एंड दैट इज टीच वाला पार्ट। सो ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं जनरली कहता हूँ लर्न, अप्लाई, टीच एंड अर्न, LATE। LATE। तो सबसे पहले हम लर्न करना शुरू करें। सो Okay. एग्जांपल के तौर पे जब आप पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं या कोच बनना चाहते हैं या लाइफ कोच बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो पेरेंटिंग सीखना शुरू कर देना चाहिए। सो इधर थ्रू पॉडकास्ट और थ्रू कोर्सेज और थ्रू अमेजोन पे ढेर सारी बुक्स अवेलेबल हो सकती है, कोई भी मीडियम से या कोई कोच है उनके पास से, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां से पहले सीखने की शुरुआत करें। आपके टीचर्स हो सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उनके साथ वो चीज़ों को लेकर डिस्कशन करें। तो वो लर्निंग वाला फेज हो गया। अब वो चीज़ अपने बच्चों के साथ, खुद की लाइफ के साथ अप्लाई करना शुरू करें। नाउ अब आता है टीच, और टीच में पहला आता है दैट इज ऑनलाइन। सो हम क्या करें, रोज जो हमने सीखा, सपोज लेटेस्ट ये पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपका जो भी वाव मोमेंट है वो कमेंट में डालें। एंड नंबर 2, वो जो वाव मोमेंट है ना, उसी के आसपास का एक रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल दें। सो मैंने एक पूरा पेरेंटिंग का पॉडकास्ट देखा, उसमें से मुझे 1 या 2 या 3 कंसेप्ट अच्छे लगे, तो आई विल नॉट वेट, मैं वहीं पर फोन लेकर सेल्फी कैमरे से, एडिटिंग की माथा पिच्चे में नहीं जाना है। जस्ट अभी हमारा फोकस है कि क्या मैं वो टीच कर पा रहा हूँ, टीचिंग का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम वहां पर वो शूट करेंगे एंड शूट करके हम डाल देंगे। वहां से जब लोगों के अप्रिशिएशन आने शुरू होते हैं, वहां से लोग है ना जिसकी ये प्रॉब्लम है उनको पता चलना शुरू हो जाता है, एंड वो लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि वी वांट टू डू काउंसलिंग, वी वांट टू डू कंसल्टेशन, क्या आपका कोई कोर्स है और समथिंग, और वहीं से आपकी शुरुआत होती है ई फॉर अर्निंग। सो नाउ अभी तक आप बोल रहे थे, आप पेरेंटिंग का ज्ञान दे रहे थे, एंड जब अब कस्टमर का ध्यान आना शुरू होता है, दिस इज द बेस्ट टाइम कि जहां पर यू कैन आस्क फॉर द मनी। एंड मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कोच बनना चाहते हैं, 2 नियम ध्यान में रखने हैं। एक, बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी है, एंड नंबर 2, फ्री की एडवाइस नहीं देनी है। सो घर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वहां पर बिना मांगे एडवाइस नहीं देंगे, एंड जो बाहर के लोग हैं उनको विदाउट मनी हम एडवाइस नहीं देंगे। वैसा करते हुए हम ई की शुरुआत करें, फ्री में रील बनाएं, फ्री में यूट्यूब के वीडियो बनाएं, वहां से हम ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें। सो LATE। ओके, वेरी नाइस। आई थिंक ये पूरा एक अच्छा सा फॉर्मूला है, आप उसको याद कर सकते हो। और आई थिंक यहाँ पे मैं भी कई बार जब कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड लोग होते हैं तो उनको यही बोलता हूँ कि आपने सीखा और फौरन बना के डाल दो। कई बार लोग है ना इसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत कैमरा कैसा है, एडिटिंग कैसी है, ये वो सारे चक्कर में वीडियो बनाते ही नहीं है। बट बेटर है कि मैं सारे कंटेंट क्रिएटर को भी कहना चाहूंगा, शूट हुआ तो डाल दो। मन एक नियम ध्यान में रखना है कि जो भी कंटेंट शूट हुआ है तो वो डाल दो। उसके अंदर हम ऐसा ना सोचे कि इसमें मैं अच्छा दिखता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं भी आज मेरे वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, बट जब लोगों की कमेंट दिखता हूँ तो फिर लगता है नहीं, लोगों को अच्छा लगता है ना, वो जाने दो। सो हम अपने लिए सबसे बेस्ट क्रिटिक्स है। हम ज़्यादातर 70% लोगों को अपना फेस पसंद नहीं है, लोगों को अपना बोलने का तरीका पसंद नहीं है, बट क्या वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, वो हम ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है शूट हुआ तो डाल दो, जो भी शूट हुआ है वो डाल दो विदाउट एनी जजमेंट। इसका कुछ अच्छा सा नाम ही बना लेते हैं ना, इसको क्या कुछ ऐसा नाम दे देना चाहिए, क्योंकि ना ये वाला प्रॉब्लम, देखो मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं भी ऐसा करता हूँ। कई बार मैं भी रोकता हूँ कि शूट कर लेता हूँ और बोलता कि नहीं अभी नहीं, बाद में डालूंगा। और मैं भी
बात करते करते रियलाइज करो कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद कई बार लोगों को एडवाइस करता हूँ ना हाँ, कि आपको फटाक से डाल देना चाहिए, बट डालना मैं भी है। कई बार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो ये कन्वर्सेशन में कई बार ये भी होता है, खुद रियलाइजेशन भी होना स्टार्ट होता है कि हम भी क्या होता गड़बड़ है, कर रहे हैं। बराबर। टीचिंग एंड लर्निंग का यही फायदा बेनिफिट है, है, बेनिफिट बेनिफिट है, है। राइट, दैट्स अमेजिंग। नहीं, आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को बताया। अब अर्निंग, आपने बोला कि अर्निंग जब कर रहे हैं तो पहले तो आप 2 चीज़ आपने बोली कि फ्री में एडवाइस मत दो, ये वाली गलती भी मैंने बहुत की है। फ्री में लोगों को एडवाइस देना, जब और फ्री से पहले बेवजह जो माँग रहा नहीं उनको भी एडवाइस देना, ये करना नहीं करना चाहिए हमें। और अर्निंग वाली पार्ट के लिए कैसे एग्जैक्टली इंसान कर सकता है अगर हमने सीख लिया, और कब आपको लगता है कि एक इंसान रेडी है अर्निंग करने के लिए? कुछ ऐसा कुछ है कि जैसे कई बार मुझे लगता है लोग ये क्वेश्चन बोलते भी है कि मुझे इतना ज्ञान ही नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा पता ही नहीं है, क्या मैं कैसे करूँ? मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं कैसे इस पे कोर्स बनाऊँ या फिर मैं क्या इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, है ना? तो वो एक हेजिटेशन होता है, तो राइट, उसमें कई बार लोग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में पड़ जाते हैं, सीखते बहुत रहते हैं ज़्यादा। सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं, बट कभी कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। नहीं उसके करते, ऊपर आप हाँ। क्या बोलना चाहोगे? सो पहले जो आपका क्वेश्चन है अर्निंग वाला जो पार्ट, और एक है लर्निंग वाला पार्ट, राइट, कि वो उतना ज़्यादा ओवर लर्निंग कर लेते हैं कि फिर उसके बाद में वो काइंड ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। हाँ। तो उनको पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हम ज़्यादातर हमारे सारे कोचेज़ के लिए फॉलो करते हैं, कि आपका 1 महीना जब भी आपने कोचिंग की जर्नी की शुरुआत करी, पेरेंटिंग हमारे जो भी सारे मॉड्यूल्स हैं, सारे के सारे, माने बच्चा 1 साल का है तब से लेके बच्चा 25 साल का हो, 25 ईयर्स का हो, इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाए 25 पे, ओके। तब तक के जितने भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कुछ हमारे पास रेडी है। वो आप सीखो 1 महीना। 1 महीने के बाद जो नेक्स्ट 1 महीना है, उसमें से कुछ भी सीखना नहीं है। ना ही कोई पॉडकास्ट देखना है, ना ही कोई बुक पढ़ना है, ना ही कुछ भी करना है। नाउ अभी आपने जो लर्न किया, अब उसको लॉन्च करो। सो 1 महीना है, या मैं कहूँगा 1 वीक पकड़ सकते हैं, 1 दिन पकड़ सकते हैं, इट इज़ ऑन यू। बट हम सारे मास्टर कोच को 1 महीना और 1 महीना 50-50%। 50-50। सो हमने जितना सीखा, वो सीखने के बाद जब तक हम उसके ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर लेते 1, 2, 3, 4, 5 पीस, या उसके बारे में हम 3, 4, 5 लोगों के जब तक काउंसिल नहीं कर लेते, तब तक हम और नया नहीं सीखेंगे। सो जब आप लर्न करते हो, आपका डोपामिन रश आ जाता है, बट एट द वेरी सेम टाइम जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। सो आपका कंटेंटमेंट वो तभी होगा कि जब आपने किसी को टीच किया है और सामने वाले ने अप्रिशिएट किया। अदरवाइज वो कब खत्म करना ना, कंज्यूम करना, वो लोगों को पता ही नहीं चलता। एंड जितना ज्यादा सीखते उतना लगता है हमें कम पता है। सो सही जब बात तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक मे बी शायद हम कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नहीं हो पाएंगे। सही बात। सो दोनों को हम 50-50 पकड़ के चले। नाउ जब हम लोगों को सिखाते हैं, अर्निंग की बात करते हैं, तो पहला जो मुझे लगता है दैट शुड बी दी काउंसलिंग। एज अ कोच सबसे बेस्ट वे है, एंड दैट इज काउंसलिंग। 2 तरीके से। एज अ कोच के तौर पे ज़्यादातर लोगों को लगता है मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो मैं आज पेरेंटिंग के अंदर इतने सालों के बाद मुझे लगता है मेरे पास 30-40% नॉलेज है, अभी और 60%, 70% अभी बाकी है, जो मुझे 92 तक काम करना है। ऐसे ये थोड़ा 92 की एज तक और 50 साल तक दिखेगा आपको, राइट? तो वहां तक जो सीखना है, वहां पर जो एक्सपीरियंसेस होंगे आने वाले 10 साल में, पेरेंटिंग जो चेंज होगा, वेरी मच क्यूरियस टू लर्न दैट थिंग, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड क्यूरियस। बट नाउ वो चीज़ को लेकर अभी जो मेरे पास है, वो यदि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, उसके लिए कॉन्फिडेंट फील करना चाहता हूँ, तो मैं 1-to-1 बैठ जाऊँ। 1-to-1 में सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? नंबर 1 कि 50% तो क्लाइंट ही बोलता है अपनी प्रॉब्लम, वेरी फर्स्ट थिंग, एंड हमें 50% ही नॉलेज देना है। एंड कंसल्टेशन में मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोगों को लिसनर चाहिए मोर देन कोच। सही बात है, राइट? वो सामने वाला हमें खाली ध्यान से सुने, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, तो व्यक्ति अपने 50% प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता है। एंड नंबर 2, जब आपका इनसाइट, मैं बोलूँ आपकी ऑडियंस से 10% ज़्यादा होने चाहिए। जो भी पेरेंट आ रहे हैं उससे 10% जब ज़्यादा है, मीन्स यू आर गुड टू गो विद द काउंसलिंग। एंड आपने काउंसलिंग किया, उनका फीडबैक मिला, उनका रिव्यू मिला, नाउ आपको पता चला कि उनके कौन से क्वेश्चन का आपको बेहतर आंसर देने की जरूरत थी। नाउ यू इम्प्रूव दैट पार्ट एंड यू डू सेकंड कंसल्टेशन, थर्ड कंसल्टेशन। सो पहले हमें 1-to-1 में जाना चाहिए, फिर 1-to-1 में जब हमारे 5, 7, 10 काउंसलिंग की हमारी हैबिट हो जाए या प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में हमें 1-to-many पे जाना चाहिए।
राइट। सो पहला सोशल मीडिया कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2 कम्युनिटी बिल्ड करनी शुरू करनी चाहिए। सो मे बी हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लें या व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लें कि जहाँ पर जो भी लोग ये पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, ये लाइफ कोचिंग सीखना चाहते हैं या NLP या कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, वो सभी लोगों को हम एक ग्रुप में कनेक्ट करना शुरू कर दें थ्रू सोशल मीडिया। तो जब भी हम हमारा कोर्स लॉन्च करेंगे, एटलीस्ट हम हमारे सारे मास्टर कोचेस को हम कहते हैं कि जब भी आप आपका कोर्स लॉन्च करें, आपके पास 1000 से 2000 लोगों की कम्युनिटी होनी चाहिए। 1000 से 2000 व्हाट्सएप कम्युनिटी में यू कैन हैव 2000 मेंबर्स, ग्रुप के अंदर 1000 मेंबर्स। तो वहां पर जब आप लॉन्च करो, उससे पहले लोगों को वो पता है। एंड जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, वो आप कम्युनिटी में भी डालो, वहां पर पोल भी डालो। मे बी इंस्टाग्राम पे भी हम कम्युनिटी या चैनल बना सकते हैं, वो हमने बना लिया। व्हाट्सएप का हमने ग्रुप बना लिया। तो उसके थ्रू जब हमें लॉन्च करना होगा ना, हमारे पास फैन फॉलोइंग पहले से होगी। सो ट्रू। सो हमने 1-to-1 किया, कम्युनिटी बनाया, देन कोर्स को जब हम लॉन्च करते हैं तब हमारे पास ये ऑलरेडी होगा। एंड कोर्स के लिए मेरे हिसाब से द बेस्ट फॉर्मेट इज वेबिनार, कि जहां पर हम वेबिनार लेने की शुरुआत करें एंड वेबिनार लेकर हमारा जो कोर्स है उसको हम प्रमोट करें, या फिर हमारा जो काउंसलिंग है उसको हम प्रमोट करें। एंड फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मे बी हमारा जो भी रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए। गॉट इट। सो ये एक तरीका हुआ कि जहां पर हमारा इनकम का जरिया हो सकता है। एंड फिर जो वो लेवल पे आए, फिर पूरा हम फनल डिजाइन कर सकते हैं कि वो लेवल 1 से लेवल 2 पे जाए, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 4 तक वो जाए। वैसा पूरा फनल हो गया फॉर कोर्सेस। नंबर 2, जब यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो वहाँ पर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। इंस्टाग्राम से ब्रांडिंग लानी शुरू हो जाएगी, राइट। वहाँ से हम लीड जनरेशन करना शुरू कर देंगे। सो वहाँ से भी हमारे पास दूसरे वेज ऑफ इनकम या ब्रांड डील से भी पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये 2 मोटा पैसा है। उसके बाद में बुक लिखे और बाकी और भी सारे रास्ते हैं कि जिसके थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हैं। ट्रू। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है सर ने, भाई ने। हाँ, भाई ने। भाई सर में हमेशा बट हाँ, ये ज्ञान मिलता है तो वो सर वाला मेरा मोड चालू हो जाता है। बाकी हाँ, बहुत सारी बातें थी। ये सब एक लाइन जो आपने बोला है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत सही अच्छी लाइन है। आई थिंक ये अपने आप में एक कोर्स है जो हम ये पॉडकास्ट हो रहा है। कम्युनिटी बनाना, ये सब चीज़ें आप हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स स्पेशली ये गलती करते हैं, मैंने भी कुछ टाइम तक की थी, कि हम सिर्फ जब हमको लग रहा है कि यूट्यूब पे व्यूज़ आ रहे हैं, यूट्यूब बस हाँ ठीक है, या फिर इंस्टाग्रामर हो। आपको अपनी ऑडियंस को ओन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यू शुड हैव अ वे टू कनेक्ट विथ योर पीपल। और वो आप मे बी जैसे आपने बताया व्हाट्सएप कम्युनिटी हो, उनके ईमेल एड्रेस लेके रखो। कहीं ना कहीं वो आपके साथ जुड़े होने चाहिए, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटर्स के चैनल कभी ब्लॉक हो गए, कभी डिलीट हो गया, या एल्गोरिदम चेंज आया। आपका 1 मिलियन व्यूज था, 1 मिलियन लोग आपको देख रहे थे, सडनली अब 1 लाख लोग ही देख रहे हैं। लेकिन वो जब 1 लाख लोग देख रहे थे, तब उस टाइम पे हमें कुछ तो वैल्यू देके उनको कहीं तो हमें अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं एक लाइन एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ कि वो कितनी पावरफुल लाइन है, वो कम्युनिटी। बट हाँ, वो आप समझो, कम्युनिटी बिल्ड करना। फिर वहाँ पे ये भी बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। कई बार लोगों को लगता है कि बेचना है बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। नहीं, आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कम्युनिटी बना के रखोगे, अच्छी बात है। आप जब भी लॉन्च करोगे, कुछ लोग तो आपके फैंस उसमें से होंगे ही। अगर आपने अच्छी बात बताई है, दिल से बात बताई है, सर्व किया है, तो दे विल स्टार्टिंग कुछ सेल्स मिल जाएंगे और वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अच्छे से कंटेंट बना रहे हो, अच्छे से वैल्यू दे रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। 100%। मेरे साथ कई बार ऐसे होता है। फर्स्ट लॉन्चिंग सबसे बेस्ट होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर उस पर मेहनत करके समझना पड़ता है, क्योंकि देन थोड़े फैंस डाई आउट होना चालू होते हैं और बाहर के लोग आना स्टार्ट शुरू होते हैं। राइट। तो ये सब चीज सही बोल रहा हूँ ना? एकदम परफेक्ट। तो चलिए, ये तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑडियंस की तरफ से ही ज्यादा पूछूं। पर आपका भी पूछेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है ऑडियंस का मतलब मैंने तो ज्यादातर यही नोटिस किया कि मैंने कम्युनिटी बनाया, मैंने कुछ लॉन्च किया, तो लॉन्च करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, फिर रिजल्ट डाउन होना चालू होता है, और फिर वो डाउन हो जाता है, फिर मोटिवेशन भी डाउन होता है। तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि नई ऑडियंस आना स्टार्ट हो रही है। तो क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस कई बार समझ भी नहीं आता है कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है। क्योंकि अभी जैसे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल वेबिनार बनाया, पहला मेरा बहुत अच्छा गया, तो मतलब मुझे लग रहा है वेबिनार अच्छा है, बट सेकंड एकदम खराब गया। तो उसको इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करूँ, कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, कई बार ये समझ में नहीं आता। राइट।
सो वहीं पर हमें कोच जो शुरुआत भी हमने वहीं से करी थी कि कोच क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जीवन के हर स्टेज पे फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। सो जैसे आपने और मैंने हमने वज़न कम करने की जर्नी शुरू करी। अब जब वज़न कम हो जाता है उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ कोच और मेंटालिटी की रिक्वायरमेंट है। वो प्रॉब्लम आने के बाद दूसरे चैलेंजेस हैं। वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के बाद, राइट, वो नया गोल अचीव करने के बाद नए सेट ऑफ प्रॉब्लम आते हैं। उसके लिए भी हमें नए कोच की रिक्वायरमेंट जिसने है, ऑलरेडी वो झेला है झेला हुआ है या right? सीख के रखा है कैसे तो होता है। इसीलिए कोच वाला जो पार्ट है वो हमेशा चलता ही रहेगा। सो जो पहले जहाँ से शुरुआत हुई थी, नाउ अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जो जब भी हम लॉन्च करते हैं तो जो हमारे काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि डाई हार्ट फैन है वो सबसे ज़्यादा थे, और जो हमें नहीं जानते उस टाइप के लोग ना के बराबर थे। तो जितना भी सपोज हमारा कम्युनिटी था, कम्युनिटी में से जो वो छाछ में से जो ऊपर वाला मक्खन था वो पहले ही हमने एनकैश कर लिया। अब नाउ आपकी फनल के अंदर टोफू एंड दैट इज टॉप ऑफ द फनल, कि जहां पर नए जो डाई हार्ट फैन बनने चाहिए उसकी भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होनी चाहिए। सो जहां पर आपका टॉप ऑफ द फनल टोफू माने जो आपको एक्सपीरियंस कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे लोगों की संख्या जब बढ़ती जा रही है उसमें से आपका काइंड ऑफ मिडल ऑफ द फनल दैट इज कॉल्ड मोफू, मिडल ऑफ द फनल, जो 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का कोई भी कोर्स हो सकता है, ये काउंसलिंग या ऐसा कुछ हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी तभी तक चलती रहेगी जब फनल में ऊपर वाले में ज्यादा लोग होंगे। तो उसके 10 to 20% लोग होंगे जो नीचे आएंगे। आपने पहली में जितने थे उसमें से 10, 20, 30% निकाल लिए। अब नाउ ऊपर वाले में लोग नहीं हैं, तो अब जब सेकंड वेबिनार लेंगे या सेकंड टाइम जब होगा या थर्ड टाइम होगा, धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे। सो हमें हमारी फनल में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो टोफू वाला पार्ट है वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। तो मुझे सपोज 1,000 क्लाइंट्स चाहिए, तो मेरे फ्री वाले लीड जनरेशन में ऑन एन एवरेज हर महीने 10,000 लोग होने चाहिए। मुझे 10,000 क्लाइंट चाहिए तो ऊपर हमेशा 1,00,000 लोग होने चाहिए। तो वहां पर मुझे कस्टमर के पीछे नहीं जाना होगा, उसमें से जो मैच्योर्ड, वो पॉपकॉर्न बनाते हैं कॉर्न में से, तो जो पक जाता है पॉप करके फूटता है, बस वैसे हमें पर्टिकुलरली क्लाइंट्स जो होंगे जिनकी वो रिक्वायरमेंट है, जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, जिनका हमारे लिए ट्रस्ट बन चुका है, वो ऑटोमेटिकली पॉपकॉर्न फूटने शुरू हो जाएंगे। सो इसीलिए हमें ज्यादातर वो फनल को सिस्टमेटिक करना एंड ऑटोमेटिक करना, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टमैटिक ऑटोमेटिक ये यहाँ पे डेप्थ में जा रहा है। तो अभी यहाँ पे आई थिंक जो लोग ऑलरेडी कोचेस कंसल्टेंट है वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ये सारी बातें समझ पाएंगे। शायद फ्रेशर्स लोग थोड़े ओवरवेल्म हो जाएंगे कि अभी क्या चल रहा है ना, पर आई थिंक ये जो नॉलेज है ना उनका एफडी होगा, एफडी नॉलेज का एफडी होगा। हाँ, कि जब वो ये जर्नी करेंगे ना तब कुछ पॉपकॉर्न बाद में फूटेंगे तब उनका मैच्योरिटी आएगा। इंटरेस्टिंग। हमने तो ये तो है फनल आजकल बहुत चलते हैं। फनल को छोटे अगर सिंपल वर्ड्स में जो फ्रेशर्स है उनको समझा सकते हैं फनल क्या होता है? परफेक्ट। सो फनल को एक गाने के माध्यम से कहे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, राइट? सो जो व्यक्ति जितना हम पे ट्रस्ट करता है, वो व्यक्ति हमारे साथ उतना ही एंगेज होना चाहता है। माने जनरली हम कोई भी लड़की जिसे हमें पहली बार में हम उसको बोले कि मुझसे शादी करोगे, तो या तो जूता आएगा या तो नो आएगा, दोनों में से एक ही चीज आएगा। बराबर। बट इंस्टेड हम पहले हाय हेलो करें, नाम पूछे, चाय कॉफी के लिए, फिर और कहीं पे मिले, फिर जब रिश्ता और स्ट्रांग हो फिर हम और कहीं पर मूवी के लिए जाए, फिर और रिश्ता स्ट्रांग हो, फिर हम बात करें डीप फ्रेंडशिप और मे बी मैरिज की, लाइफ के कमिटमेंट की। तो जितना ट्रस्ट हो उतना कमिटमेंट मांगना चाहिए, उतना टाइम मांगना चाहिए। सही बात, राइट? सो जनरली हम अननोन व्यक्ति को फोन करके क्या 1 मिनट बात कर सकते हैं? अब हमें भी पता है कि 1 मिनट कभी भी बात नहीं होती, राइट? उससे ज्यादा, बट क्योंकि उसका ट्रस्ट 1 मिनट तक का ही है, वहां से शुरू करते हैं। सेम विथ जब भी कोई कस्टमर जिसका कोई प्रॉब्लम है, सपोज आप पेरेंटिंग पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे या NLP पे, जो भी टॉपिक पे आप कंटेंट बनाते हैं, अब वो कंटेंट जो देख रहा है उसका अभी ट्रस्ट है कि आपको 10,000 रुपया दें? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो जब तक वो व्यक्ति 17 पीस ऑफ कंटेंट
कंज्यूम नहीं करता तब तक वो आपको कोच नहीं मानता। 17 पीस ऑफ 17 पीस ऑफ कंटेंट। अच्छा, ये आपने ऐसा रिसर्च या फिर एक्सपीरियंस पे देखा यस, है? ये रिसर्च है जो कहता है कि कोई भी चीज वस्तु को जब आप 17 टाइम देखते हो उसके बाद में उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा हुआ था कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, हम्म, राइट, देन वो फिर हमारे बारे में कुछ बैक बैटिंग करेंगे और समथिंग उसके लिए they will fight स्पेसिफिक, you. दे विल फाइट यू Hmm. एंड देन दे विल एक्सेप्ट यू एंड देन दे विल अप्रिशिएट यू, And then you win. राइट, देन यू विन। हाँ सो थैंक यू वेरी मच। हाँ। सेम चीज होती है ब्रांडिंग के अंदर भी। तो मैंने जब पेरेंटिंग की शुरुआत की तो लोग हंसते थे, बोले 22 साल का लड़का क्या सिखाएगा। इनफैक्ट हमने जब इवेंट भी रखा हो तो स्टेज पे आने से पहले परीक्षित, जुबन पुत्रा, तो मैं जैसे स्टेज पे आऊँ आधे लोग खड़े होकर चले जाए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो तब तो वो वीडियो नहीं होते थे, तब तो गूगल यूट्यूब कुछ नहीं होता था, तो लोगों को पता नहीं चलता था। तो परीक्षित, जुबन पुत्रा, तो बोले हमें तो लगा कोई बड़ा इंसान होगा, और आप तो अभी स्टूडेंट हो, तो वहां से वॉकआउट कर जाते थे। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इतना छोटा बच्चा हमें पेरेंटिंग सिखा सकता है। तब आपको कैसा लगता था? मतलब ये तो बहुत, मतलब मैं सोच रहा हूँ वो टाइम पे कितना टफ होता होगा ना, जब देख रहे हो आप आधी ऑडियंस जा रही है, तो कैसे हैंडल करे वो और वो भी तब जब वो इवेंट रखने के लिए 1.25 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया हो। हाँ, ये वाली स्टोरी थोड़ी याद आ रही है, राइट। एंड उसके बाद में लोग खड़े होके जा रहे हो, तो मेरे पास माने नो या नहीं हो सकता वो पता नहीं, शब्द ही नहीं है। तो करके दिखाना है। वो अभी फ्री में नहीं आ रहा है, बाद में हाई पेइंग प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, बाद में आएंगे। ये अभी जा रहे हैं, वो बाद में आएंगे, वही माइंडसेट रहता था। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोगों का वो ट्रस्ट, वो 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, फिर बोले शादी करोगे ना फिर छोड़ दोगे, बच्चे आएगा ना फिर आपका प्रोग्राम बदल जाएगा, लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया। बट नाउ फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड नाउ अब अप्रिशिएट कर रहे लोग। एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 10,000 पेरेंटिंग कोच बनाने हैं, और फिर हमें गवर्नमेंट के पास जाना है। और गवर्नमेंट के पास जाते हुए वी वांट टू हैव मिनिस्ट्री ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री होनी चाहिए, राइट। एंड वो गोल तक हम अभी सोच पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि पहले वाला जो रिजेक्शन वाला फेज था वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। सो पहला 17 बार जब वो क्लाइंट या कोई भी व्यूअर है आपको देखेगा, उसके बाद में ही सब्सक्राइब करेगा। आपने भी किसी की 15-17 रील आप देखेंगे, आपको पसंद आएगी, फिर ही आप उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो हम पहली बार में रिजल्ट मिले, अपेक्षा ना रखे। नंबर 2, जब उसने एक्सेप्ट किया, अब हम उनको फ्री वेबिनार के लिए बुलाएं, राइट। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। माने पहली बार में हम लोग, मैं देखता हूँ कि वो रील अभी चालू होने से पहले बोलते हैं फॉलो करो, यूट्यूब का वीडियो चालू होने से पहले बोले सब्सक्राइब करो। तो जब तक वैल्यू नहीं मिली ना, तब तक आप कुछ भी करके बोलोगे लोग नहीं करेंगे। सही बात है। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे अराउंड 9 महीने जैसा हमें टाइम हुआ, अराउंड कुछ 1,30,000 या 1,40,000 समथिंग कुछ, या 1,43,000 समथिंग कुछ फॉलोअर्स है। एक भी रील में मैंने नहीं बोला फॉलो करें, राइट, जस्ट बिकॉज जिसको वैल्यू मिलेगी, जो 8-10-15 वो करेगा, रील देखेगा, वैल्यू मिलेगी वो करेगा। सही बात। सो पहला हम क्या करें, जो अपनी बात चल रही थी कि जहां पर हम वैल्यू प्रोवाइड करने पे फोकस करें, जैसे ही वैल्यू प्रोवाइड होती है 15-17 रील वो देखेगा, उसका हमारा ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट बनने के बाद वो वेबिनार पे आएगा, वेबिनार पे वो 1 घंटा 1.5 घंटा वैल्यू लेता है। उसके बाद में जब हम उसको पेड प्रोग्राम के बारे में 5,000 का 7,000 का बोलेंगे तो दे विल बाय इट। हम पहले से बेचने की कोशिश करेंगे तो दे विल नॉट बाय इट। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। एंड जब वो 5-7 हज़ार का कोर्स लेता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसलिए जो अपनी बात हो रहा था कि इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है, तो मैं कहना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन इज चीप। सही बात। ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सपेंसिव। सो ट्रू, राइट। सो हमें यहाँ पर जब वो व्यक्ति ने पैसा दिया, कोर्स लिया, काउंसलिंग लिया, अब उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। एंड जब उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो जैसे हम अभी पॉड कर रहे हैं, अभी जो क्लाइंट आए वो बिहार से ट्रैवल करके काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, राइट। आपके काउंसलिंग। सो यस, अभी हमारे जो कोच है वो अभी काउंसलिंग ले रहे हैं। अच्छा, ओके। सो ज़्यादातर 1-to-1 कंसल्टेशन मेरे बहुत ही कम होते हैं, वो सारे हम कोचीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। सो वो जो काउंसलर है वो अभी ले रहे हैं, तो आज का फुल डे उनका काउंसलिंग चलेगा। आफ्टर दैट वो क्लाइंट को मैं आधे पौने घंटे के लिए मिलूंगा फॉर टी कॉफ़ी एंड बातचीत करने के लिए। बट वो वहाँ से यहाँ तक आते हैं, मे बी लोग दुबई से, यूएस से, सिंगापुर से, यूके से फ्लाई करके आते हैं, सुबह में, रात की या नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ्लाइट में जाते हैं वापस।
नॉट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन बट बिकॉज कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट? अदरवाइज वो 20-25-30 हज़ार रुपया काउंसलिंग का देते हैं, उनका आने जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, उससे कई गुना ज़्यादा है, बट फिर भी लोग आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम वो जो लेवल 1 जो हमारा कोर्स डिज़ाइन करते हैं वो वैसा हो कि उसमें इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे देनी है, राइट? एंड जब वो व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोर्स में आता है, तो वहाँ पर उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए, उसके जीवन में वो चेंजेस महसूस कर पाए, फिर हम उनको एडवांस लेवल का और नेक्स्ट लेवल की एडवांस इम्प्लीमेंटेशन वाला कोर्स हो या काउंसलिंग या कोचिंग हो, वैसा कुछ हम उनको ऑफर करें। True. तो फनल इज व्हाट कि जिसको जितना ट्रस्ट है वो उतना हमें टाइम और पैसा दे, जिसको हम पे ट्रस्ट नहीं है वो हमको टाइम और पैसा खाली सोशल मीडिया पे दे, टाइम ही दे, नॉट पैसा, बट वो वहां पर उतना दे। सो फनल इज कस्टमर फिल्टरेशन प्रोसेस, कि जहां पर जितने विन विन वाले लोग हैं वो एक साथ में एक जर्नी में आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक फनल को इतनी ब्यूटीफुली पहले मैंने किसी को एक्सप्लेन करते हुए नहीं सुना है जितना आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ट्रस्ट एक बुक है स्टीवन कवी की, 7 हैबिट्स के जो ऑथर है ना, उन्होंने एक बुक लिखी द स्पीड ऑफ ट्रस्ट। उसके अंदर द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, उसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया कि हर चीज़ कैसे ट्रस्ट पे ही चल रही है। हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिजनेस पूरा वर्ल्ड ट्रस्ट के बेसिस पे ही चल रहा है। और जितना ज़्यादा, अगेन उन्होंने वही बोला, जितना हम मेरा और आपका ट्रस्ट बनेगा उतना ही मॉनिटरी भी होगा, और सिर्फ मॉनिटरी भी नहीं, अलग अलग तरीके से हम काम करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ट्रस्ट बनाने पे काम करो। तो आई थिंक सबसे बिगनर्स के लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप, और एक और बहुत पावरफुल बात बोली आपने, इन्फॉर्मेशन इज चीप, ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सपेंसिव। और मैक्सिमम लोग इन्फॉर्मेशन पे बहुत फोकस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं करते या करवाने पे नहीं फोकस करते, ना खुद के ट्रांसफॉर्मेशन ना दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया तो बंदा यूएस से भी आएगा और आपके साथ पूरा वक्त बिताएगा, वो यकीन, क्योंकि वो ट्रस्ट कर लिया है। तो ये चीज़ फनल करती है, जहाँ पे आप हर लेवल पे मे बी उनको और वैल्यू दे रहे हो और ट्रस्ट दे रहे हो, उनकी कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और उनको फिर आप और एक्सपीरियंसेस पे लेके जा रहे हो, जिसमें आपका भी बिजनेस बन रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। तो वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, आजकल ना कोचेस को लेके एक कई नेगेटिव वाइब भी है, नेगेटिविटी भी बहुत है। अरे ये कोच ये तो बेचने आ गया, ये तो बेचने आ गया, ये तो बेचने आ गया। और इसके ऊपर पहले आपका क्या ओपिनियन है, फिर मैं एक और चीज़ बताऊंगा मुझे लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। सो नंबर 1, दोनों एस्पेक्ट से मैं कहना चाहूँगा, जब कोच वैल्यू से ज़्यादा वायरल होने पे फोकस करते हैं। हाँ, यही एक्चुअली मेरा क्वेश्चन फिर यही कर देता हूँ, क्योंकि सेम ही बात हो रही है। right. तो मैंने देखो कई सारे कोचेज है ना, आज देखोगे तो फ्लेक्स बहुत करता है कि मैंने तो भाई ये करके मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बंगला ले लिया, मेरे पास ये है वो है। अभी राष्ट्रवानी भाई का भी एक पॉडकास्ट आया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उन्होंने पॉडकास्ट डाला किसी तो इंसान का, वायरल, वो उसके बारे में बातें वायरल हुई, उन्होंने वो डिलीट मारा। और यूजुअली इट वाज रिलेटेड टू फ्लेक्स कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ। और यहीं से थोड़ा सा बैड रेपुटेशन आना चालू होता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ के बारे में? मैं आपको कहूँ कि जब मुझे बैंक बैलेंस दिखाना पड़े या गाड़ियों को दिखाना पड़े, उसका मतलब कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शैलो है। उसके पास दिखाने के लिए अपना नॉलेज, अपनी टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो बैंक बैलेंस दिखा रहा है। तो पहला, यदि बैंक बैलेंस देख के ही जाना है तो मुझे लगता है हमें धीरूभाई अंबानी की स्टोरी को सुन लेना चाहिए। उनके पास जो बैंक बैलेंस है वो और कोई ट्रेनर के पास नहीं हो सकता। सही बात है। सो पहला कि जो कोच ऐसी चीज दिखा रहा है और हम यदि कोर्स ले रहे हैं तो शायद हमारा भी लेवल वही है। चलो, राइट, हम भी वही चीज को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड इसीलिए लोग वो कर रहे हैं। पहला कि हम आज से डिसाइड करें कि हम किसी का भी वेबिनार में गए, किसी के प्रोग्राम में गए एंड जो सिर्फ शो ऑफ पे फोकस कर रहा है, राइट, तो उसका मतलब कि वो शैलो लेवल पे है, उसके पास रियल एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहां से हम दूर हट जाए, पहली चीज। तो इस टाइप के जो कोचेज होंगे या ऐसे कोचेज को जो ऐसा करना पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, पहली चीज। नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि व्यक्ति खुद के पैसे, खुद के बैंक बैलेंस की जगह पर अपनी जो ऑडियंस है उनके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बारे में बात करें। नॉट द बैंक बैलेंस बट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जेन्यून है। माने वो सक्सेस स्टोरी मैं सिर्फ मेरी बताऊं कि ओ देखो मेरा ये स्टूडियो, मेरा ये कॉर्पोरेट ऑफिस, ये गाड़ी, फलाना घर, मैंने ये किया, इसीलिए मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करो, तो कभी नहीं करना चाहिए।
बट मैं जब दिखाऊं कि देखो मेरा ये कोच है जो मर्सिडीज ई क्लास में घूमता है, राइट, मेरे ये कोच जिनके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मेरे 80+ कोचेज जिन्होंने बुक पब्लिश करी हुई है, उसका मतलब कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। तो व्यक्ति जब खुद को बूस्ट करे तो समझ लेना कि वो काम का नहीं है, बट वो जब रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए और किसी की लाइफ में, तो वो आपके लिए बेस्ट कोच है। पहली चीज। नाउ नंबर 2, आई थिंक आपका कनेक्टिंग सवाल इससे रिलेटेड क्या था? और ये जो वही आई थिंक सेम ही है, वही Same. फ्लेक्सिंग, क्योंकि लोग फ्लेक्स Right. कर रहे हैं। हाँ, इसके जैसे मुझे लगता है बैड एक वाइब आ रहा है। वाइब आ रहा है। और हाँ, इसका मुझे ऐसा लगता है इसलिए, देखो ना, नॉर्मली भी हम रहते हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं, एक इंसान आ रहा है और सिर्फ अपने बारे में ब्रैग कर रहा है, मेरे पास ये घड़ी है, मैं ये वेकेशन करने गया था, मैं हाँ, हमें एक नेगेटिविटी आती वो है इससे कि कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, बट अगर थर्ड इंसान है, वहाँ पे एक और इंसान है, वो उसके बारे में, दूसरे के बारे में तारीफ कर रहा है कि ही इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा बिजनेस है इनका, ही हो, तो हमको सही लगता है ना, कि ये एक पता नहीं साइकोलॉजी है। 100%, दूसरे तारीफ करते हैं तो हम हजम कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला खुद से ही कर रहा है तो आई थिंक वो मजा नहीं आता। और आई थिंक यही हो रहा है, कोचेस भी कई बार सिर्फ अपने बारे में ही तारीफ करते, लेट योर क्लाइंट स्पीक में भी, है ना, अपने क्लाइंट्स को बात करने दो, या फिर उनको दिखाओ, उनके ऊपर फोकस लेके जाओ, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। तो ये तो हमने सोल्यूशन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, आपका कुछ उस पे और कुछ था? आई थिंक बातचीत करते करते कुछ आ जाएगा। तो मेरे को आ गया एक हाँ, बात की, यही व्हाई सेलिंग गुड थिंग्स इज सो टफ। सच बोल रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से बुक समरी हूँ भाई, ये मेरी दुखती रग है, आप बोल सकते हो। मैं लोगों को बुक्स पढ़ने के लिए बहुत एनकरेज ट्राई करता हूँ, बुक पढ़ो, बट लोग नहीं देखते। मैं बोलूंगा भाई 1 करोड़ कमाना सिखाता हूँ, सब आ जाएंगे। सब अच्छी चीजें ना बेचना बहुत मुश्किल है, और इसका मैं एकदम लाइव एग्जांपल अभी का देता हूँ। मैं एक जिम जाता था, वो जिम अभी बंद होने वाला है, जिम बंद होने वाला है, और नीचे एक फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ गुजरातीज बहुत जाते हैं। आप गेस करना कौन सा है? ये अभिषेक भाई का है। कमेंट करके बताना कौन सा है। ए से नाम स्टार्ट होता है। हाँ, मुंबई में है इसके ब्रांचेस। तो मुझे 100% पता नहीं है, बट जहाँ तक सुनाई दिया वो जिम को वही एक्वायर रेस्टोरेंट वाला लेना है, और acquire रेस्टोरेंट में करें। वहाँ पे मिलता है अच्छी खासी हेल्थ खराब करने की चीजें। बराबर, अच्छी चीज भी मिलती होगी, बट मैं बस मैक्सिमम लोग खराब चीजें ही करते हैं। बराबर। वो एक्सपांड कर रहा है, जिम बंद होते जा रहा है ना। अच्छी चीजें बेचना इतना मुश्किल क्यों है? जिम बेचना मुश्किल क्यों है? किताबें बेचना इतना मुश्किल क्यों है? अच्छी चीजें, गुड पेरेंटिंग बेचना, मतलब आई थिंक इट्स डिफिकल्ट है। आपको नहीं Yes, लगता कि अच्छी चीजें, right. इसलिए ही मुझे लगता है कई सारे कोचेस इस डायरेक्शन में भी घुस जाते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, उनको अभी एड चलाना है, तो मुझे पता है, और ऐसा होता भी होएगा पक्का कि 100%. उसमें कन्वर्जन ज्यादा आते होंगे, 100%. जहाँ पे वो लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है कोई इंसान, राइट। और वो जो लोग हैं वो 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर करके हम्म, फिर लोगों को चूना लगा के हाँ, कहीं पर गायब हो जाते हैं, हाँ, एंड फिर उनका पैशन बदल जाता है, हाँ, पैशनप्रेन्योर करके। पर ये जोक्स direct हो अपार्ट, थोड़ा, बट यस, हाँ। नो पर्सनल थिंग, बट यस, ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं। बट मेरा जो मानना है स्पेसिफिकली क्यों अच्छी चीज़ें डिफिकल्ट है, क्योंकि इसीलिए वो अच्छी चीज़ है, एंड इसीलिए अच्छे लोग कम हैं। यदि एप्पल खाना, करेले का जूस पीना, सुबह में एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें, या डिसिप्लिन में रहना, वो यदि इजी होता तो डोंट यू थिंक, तो फिर मर्सिडीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो फिर रोल्स रॉयस की वैल्यू नहीं होती। तो जो अच्छे इंसान हैं, हम क्या बोलते हैं, आपने कभी ऐसा बोला कि यार मुझे ऐसा डॉक्टर दिखाओ जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हो, या अपने दोस्त को क्या बोलते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर दिखाना, अच्छा डॉक्टर बताओ, कोई अच्छा ठीक कर दे। ठीक वो कुछ हो वो मुझे दिखाना, कोई अच्छा कोच हो तो मुझे बताना, मेरे बच्चे का मुझे फुटबॉल रखवाना है, या समथिंग, राइट। तो अच्छी चीज़ की वैल्यू क्यों है पता है? क्योंकि वो रेयर है। तो जो खराब चीज़ें हैं ना, वो एल्यूमिनियम की तरह है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, एंड इसीलिए मे बी शायद मैगी के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, मे बी शायद थम्स अप या कोका कोला, या मे बी ऐसी जो भी चीज़ वस्तु होगी जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, या मे बी जुबान केसरी, राइट। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर अट्रैक्शन जल्दी रहेगा, बिकॉज वहाँ पर मोर देन 95% लोगों को कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली डोपामिन रश मिल रहा है, सेंस ऑफ अचीवमेंट गलत चीज़ों में जल्दी है। मैं अच्छे से डिसिप्लिन के साथ गाड़ी चलाऊं, या मैं अच्छे से डिसिप्लिन के साथ रोज सुबह में उठूं, और उसके बाद में 3 महीना में काम करूं, फिर वेट लूज हो, डोपामिन 3 महीने के बाद हुआ, सेंस ऑफ अचीवमेंट 3 महीने के बाद है।
बट आज बंदा शराब पीता है, 1 घंटे के अंदर नहीं, आधे घंटे के अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है। उसको लगता है बस हवा मैं में ही पहुंच दुनिया जाता का हूँ। बॉस हूँ, राइट। वो या स्मोक करते वक्त सेंस ऑफ अचीवमेंट, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है कि बस दे आर दी ओनर ऑफ दिस यूनिवर्स, वैसा बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वहां पर सेंस ऑफ अचीवमेंट जल्दी आ जाता है, एंड इसीलिए ज्यादातर लोग गलत चीजों पे जल्दी से पैर फिसल जाता है। And इसीलिए हर एक व्यक्ति को दूध की आपको एडिक्शन कभी नहीं होगी, एप्पल खाने की एडिक्शन कभी नहीं होगी, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। दिस इज कॉन्शियस एफर्ट जो हर एक व्यक्ति जो अच्छा इंसान बनना चाहता है उसको करना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। सो ट्रू, सो ट्रू। आई थिंक यही कुछ कम्युनिटी में ना यही बात चल रही थी। मैं मेरी भी कम्युनिटी में किसी ने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे, और वही क्वेश्चन मैंने भी पूछा आई थिंक, और वैसे ही यही सेम, मतलब हमारा ना मैच करता है बहुत। मैंने ऐसा नोटिस किया, वो वाइब एकदम सही है। मैं भी ये बिलीव करता हूँ, टफ है 100%, और टफ काम कम लोग ही कर पाते हैं, एंड तभी वो अच्छे लोगों की कदर होगी ना, लोगों को कदर तभी होगी ना जब कम लोग हैं। यूनिवर्स ऐसे ही डिजाइन है, एंड दिस इज आवर, इसलिए हमें टफ बनना है, इसलिए हमें वॉरियर बनना है। मैं बोलता हूँ अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को, वॉरियर बनना पड़ेगा हमें, एंड तो ही तो हम डायमंड जैसे बनेंगे ना, रेयर है, रेयर रहेंगे तो ही तो वो रहेगा। एक याद है, राम सर बोलते हैं, हाँ, डायमंड बनो, वो भी ऐसा कुछ तो परफ्यूम स्मेलिंग या रोज स्मेलिंग डायमंड बनो। ओके, ऐसा डायमंड बनो जिससे अच्छी खुशबू भी क्योंकि डायमंड भी बहुत होंगे, लेकिन एक खुशबू निकलने वाला डायमंड बराबर बहुत ही रेयर हो जाएगा। तो जनरली सोने पे सुगंध मिलना है, सोने पे सुगंध मिलना है, राइट, एग्जैक्टली वैसी टाइप की चीज। अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, आपने एक और चीज, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, कोचिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट या फिर इनकम? इसके ऊपर आपने कुछ इंटरेस्टिंग बोली थी बातें, आप शेयर करना। So as a coach, generally 3I की जर्नी रहनी चाहिए। Very first thing that is influence. Okay. So पहला हमें हमारा इन्फ्लुएंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। जब हमारा इन्फ्लुएंस माने हमारे वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, सेमिनार वेबिनार के माध्यम से हम लोगों की लाइफ के अंदर इन्फ्लुएंस ला पाए, लोगों को हम अट्रैक्ट कर पाए, लोगों को हमारे टॉपिक के बारे में, हमारे बारे में बता पाए, वो पहला गोल होना चाहिए। वो जब होना शुरू हो जाए तो मैं भी शायद कोई किसी का इन्फ्लुएंस, कोई लड़की आंख मटका दे, कोई रेलवे स्टेशन पे अच्छा सा गाना गा ले तो सलमान खान तक पहुंच जाए, कोई डांस करके डॉक्टर वो गोविंदा तक पहुंच जाए, सलमान खान तक पहुंच जाए, बट यदि वो इम्पैक्ट नहीं ला पाएगा तो वो शॉर्ट टर्म की सक्सेस होगी। ट्रू। सो ज्यादातर लोग खाली इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं या इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म गेम। वो ट्रेंड है तब तक चलेगा, ट्रेंड चला जाएगा, व्यक्ति भी चला जाएगा और लोग उसको याद भी नहीं करेंगे। एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंस टू इम्पैक्ट पे जाना चाहिए कि मैं मेरी ऑडियंस की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट ला सकता हूँ, कैसे उनकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ, कैसे वैल्यूएबल पीस ऑफ कंटेंट उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो पहला मेरा फोकस हो कि कैसे मैं वायरल हो जाऊं, फिर तीसरा होना चाहिए कैसे मैं वैल्यू ऐड करूं। सो इम्पैक्ट अब नहीं डालूंगा तो शॉर्ट टर्म की गेम हो जाएगी, एंड जब वो इम्पैक्ट लाएंगे तो लोग हमें लंबे समय तक याद करेंगे। तो ट्रेंड चला भी जाएगा बट आपका नाम सदा सदा के लिए रहेगा। लाइक अब्दुल कलाम हो सकता है, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। वो लोगों ने इन्फ्लुएंस तो किया बट उससे ज्यादा लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाया। मे बी जे कृष्ण मूर्ति हो सकते हैं, ओशो हो सकते हैं। एंड जब ये दोनों चीज हो जाए तो फिर तीसरा गोल आपका होना चाहिए आई फॉर इनकम। सो पहले इन्फ्लुएंस पे फोकस हो, फिर इम्पैक्ट के ऊपर हो। जब लोगों की लाइफ में काइंड ऑफ इम्पैक्ट आए, अब लोग देखना शुरू करेंगे कि वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट। आप जो एडवाइस दे रहे हो बट आपको देख के लगता नहीं कि आप सफल हो, तो ज्यादातर लोगों का फिर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। एंड इसीलिए मे बी शायद मैं जब बजाज चेतक स्कूटर चलाता था, या मैं मर्सिडीज चलाऊं, या मैं अच्छे घर में रहूं, या ये ऑफिस में रहूं, या मैं मारुति में घूमूं, मैं तो सेम पर्सन हूँ। मेरे पास मारुति थी, उसमें एसी नहीं था, तो मैं हैंकी को गीला करता था, उसको वो फैन पे रख के फैन फुल करता था, उसमें भी उतना मजा करता था जितना मर्सिडीज या कार में मजा करता हूँ। मैं उसमें भी उतना मजा करता था। मैकेनिक के तौर पे मैं काम करता था, उसमें भी मैं उतना ही खुश रहता था जितना आज रहता हूँ। तो मेरे लिए वो पैसा वो मैटर नहीं करता, बट मेरे सफल होने के बाद लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया कि भाई ये बंदा मैकेनिक था, 700 रुपये से करियर की शुरुआत करी थी, वो यदि ये लेवल तक पहुंच सकता है तो इसकी बातों में दम है।
सो इसीलिए पैसा सिर्फ और सिर्फ मैं सफल हो जाऊं, मैं अच्छे घर में रह जाऊं, उसकी जगह पर हम लोगों को दिखा पाए कि एक अच्छे रास्ते से भी, पॉजिटिव रास्ते से भी करोड़पति हुआ जा सकता है। तो इट इज सेड कि जब एक ईमानदार व्यक्ति करोड़पति होता है, 1000 से ज्यादा लोग ईमानदारी के लिए प्रेरित होते हैं कि मुझे भी ईमानदारी से करोड़पति होना है। सो पैसा कमाने का आपका ये पर्पज होना चाहिए कि मैं 1000 से ज्यादा लोगों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित कर पाऊं। एंड नाउ रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ए क्षितिज फाउंडेशन ऑल्सो, कि जहां पर ऐसे ढेर सारे मदर्स स्पेसिफिकली कि जिनको जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनके पास 3 वक्त का अच्छा सा खाना खा पाए, उतना उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको अभी पेरेंटिंग के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उनको 3 वक्त के हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। ऐसे ढेर सारे फैमिलीज़ की जहाँ पर मे बी शायद पापा बेबी 30s या 40s के बाद में अपनी लाइफ नहीं जी पाते, जो स्पेसिफिकली नमक का जो काम करते हैं, तो 40s के बाद में या तो उनका पैर नीचे से होता ही नहीं, पूरा वो खत्म हो चुका है, जो लोग नमक वगैरह बनाने का काम करते हैं। अच्छा, एंड वैसे पूरे के पूरे गांव हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस, एंड या तो वो जिंदा है तो वो बेड पे लेटे हुए हैं, माने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड नंबर 2, या ज़्यादातर लोगों की लाइफ ही नहीं है, तो ना वो जो बच्चा है या वो जो मदर है उनके पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, और नाउ अब वो बच्चे का ना ही वो एजुकेशन दे सकते हैं। एंड नंबर 3, वो बच्चे के अंदर ना चाहते हुए भी उसको वही काम में डालना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर स्किल्स। सो नाउ वी वांट कि हम ऐसी मदर्स को अच्छा हेल्दी खाना प्रोवाइड कर पाए, हम मे बी शायद वो बच्चों के लिए कुछ हम हेल्दी खाना प्रोवाइड कर पाए। तो जब हमारे पास पैसा आए तो हमें जो भी काम अच्छा लगे, जहाँ पर हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, एक मैगी बेचने वाला या मे बी जो सोडा बेस्ड ड्रिंक थम्स अप बेचने वाला यदि ऐसा सोचता है कि मुझे अमिताभ बच्चन को या मुझे सचिन तेंदुलकर को या मुझे ऐसे हीरो को मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, मुझे 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो डोंट यू थिंक हर एक कोच को भी सोचना चाहिए वो मैदा बेच के, खराब चीज़ें बेच के 10,000 करोड़ के बारे में सोच पाए। तो हर कोच को 10,000 करोड़ के बारे में, 20,000 करोड़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो अच्छा नॉलेज दे रहा है, वो अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। एंड हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को हमारा ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे, ताकि हम ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर पाए। सही बात। एंड वो जो पैसा आता है वो दुनिया का पैसा है, माने समाज ने हमको दिया हुआ है, उसमें से हमारी लग्जरी के लिए, हमारे फैमिली के कंफर्ट के लिए हम कुछ हिस्सा रखें, एंड बाकी का हिस्सा हम वो समाज को वापस लौटाए, पॉजिटिव तरीके से वापस लौटाए। तो दैट शुड बी दी टारगेट ऑफ इनकम। सो इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड इनकम, यदि ये 3 गोल को लेकर कोई भी कोच चलता है, मुझे लगता है लाइफ विल बी बल्ले बल्ले। अमेजिंग अमेजिंग, बड़ा ही ब्यूटीफुल आपने सब बोला भाई। मैं तो ऐसा लग रहा था बस सिर्फ सुनते रहो, अभी आपने चुप पड़ गए तो अभी मुझे बोलना पड़ रहा है। बट हाँ, आई थिंक इन्फ्लुएंसर ये वर्ड बहुत ही शैलो हो चुका है, और आपने बोला ना इन्फ्लुएंसर, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, बट सबको भी इम्पैक्ट फ्लुएंसर बनना चाहिए। 100% इम्पैक्ट फ्लुएंसर, या जहाँ कम्युनिटी, मैं भी बोलता हूँ कि अब है ना सिर्फ व्यूज पे फोकस मत करो, कम्युनिटी बनाओ। और कम्युनिटी का भी क्रक्स ये है कि कम्युनिटी में आप डेप्थ रहेगा, है ना। आपने एक अच्छा, पहले तो परीक्षित, मुझे लगता है ना आपके अंदर ही वो चीज़ है। आप, मैंने अपनी बुक में भी ना ये चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, 2 टाइप की चीज़ होती है, एक होता है पर्सनैलिटी और एक होता है कैरेक्टर। पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटीज से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इसकी तरह दिखना है, इसकी तरह कपड़े पहनना है, इसकी तरह वो सब, लेकिन बहुत सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर की चीज़ है। इससे आप वायरल हो जाओगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ना आपको बनना चाहिए पर्सन ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे आपने बताया ना एपीजे अब्दुल कलाम वो जी हो लॉन्ग गया, टर्म। हाँ, जो जितने भी मुझे लगता है रिलीजियस, जिन लोगों के आज हजारों साल पहले थे, आज भी हम उनकी बातें कर रहे हैं, उनके लेसन्स, उनकी किताबों के लेसन शेयर कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं थे, वो कैरेक्टर वाले लोग थे। और कैरेक्टर कैसा था, अंदर की वैल्यूज से, कि मैं सच बोलूंगा, मैं दूसरों का बुरा नहीं चाहूंगा, वो दम है, वो क्रक्स है, उस पर फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम लोग सिर्फ पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं, बट मुझे लगता है आपको यू शुड बी अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर। तो मैं वो कैरेक्टर, मेरी बुक में वही इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बात है। सो कब आ रही है बुक? हाँ, अभी बात चल, मतलब रफ ड्राफ्ट मांग रहे हैं। अरे वाह। अभी हम बीबीसी ये सब चले गए थे ना, राइट। तो अभी मुझे सबमिट ही कर रहा है, बेसिकली अभी चल रहा है। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा हाँ,
कि अभी तक आपने दूसरों की बुक पे समरी वीडियोस बनाए हैं, हाँ। आपकी बुक का समरी वीडियो आएगा ना, हाँ, हाँ। वो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बेस्ट वाव मोमेंट होगा। थैंक यू। करूँगा उसको, उस पे ही काम चल रहा है। काफ़ी टाइम से बुक पे काम चल रहा है। बुक्स है ना इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बुक्स में डेप्थ है। हम जो भी बातें कर रहे हैं मुझे लग रहा है डिवाइड करें तो देखो रील्स शैलो होता है। हाँ, 1 मिनट में आपको सिर्फ ऊपर-ऊपर की चीज़ें समझ में आती है। आती है। बट जब भी आप किसी चीज़ के डेप्थ में जाते हो, स्पेसिफिक नॉलेज जिस जो हमने बात करी, हम्म, बुक में वो फिर डेप्थ में आ जाता है। अगर हमने एक बुक पढ़ ली हाउ टू बिकम अ कंसल्टेंट, तो हम उसके अंदर घुस गए हैं। हाँ, हमने हाँ, कुछ सॉलिड वर्क करा है सॉलिड, हाँ। और वो चीज़ पावरफुल लगती है मुझे भी। मैं कहूँगा दूसरे एक मेटाफर के माध्यम से, हुँ, जब हम लाइक मुंबई से आप हैं, मुंबई में समुद्र किनारे चले गए, हुँ, तो मैक्सिमम लोग होंगे जो सनसेट देखेंगे, लहरों को आते जाते देखेंगे, खुश होकर वापस चले जाएंगे। हुँ, वो रील है। हुँ, राइट, कुछ लोग होंगे जो पैरों को गीला करेंगे, कुछ लोग होंगे जो अंदर डुबकी लगाएंगे, हुँ। वो पॉडकास्ट वाले हैं। राइट, एंड कुछ लोग होंगे जो गहराई तक जाएंगे, मोती को लेकर बाहर आएंगे। आहाहा! ज़बरदस्त। वो बुक पढ़ने जैसा है, हुँ, या वो किसी के कोर्स को अटेंड करने जैसा है कि घुसना जहाँ पर हम डेप्थ। इन डेप्थ हम जाते हैं। हाँ, मैं बुक्स मुझे बहुत पावरफुल लगती है हम्म, और आई थिंक पॉडकास्ट भी ये सब चीज़ में ना एक अच्छापन है क्योंकि हम इसमें गहराई में बात कर रहे हैं, हम बात कर घुस रहे रहे हैं हैं। उसके अंदर। हाँ, या मतलब वो मोती ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। उसी में तो वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें उसी में चीजें, होती है। हाँ, बट हाँ। आजकल हम सब हर चीज़ में बहुत सुपरफिशियल हो गए। रिश्तों में भी हाँ, बस कैसा है, ठीक है, चल निकल जा। कभी आधा घंटा बैठ के बात कर लो ना, वो हाँ, डेप्थ में बात करेंगे वहीं पे कई बार झगड़े भी होंगे लेकिन वो झगड़े में भी प्यार आएगा। प्यार उधर ही होगा। रिलेशनशिप बनेगा, वहीं पे सारे इश्यूज़ 100%। सॉल्व होंगे। राइट। तो मैं ना वही बात करते-करते रियलाइज़ करो कि यार दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड फॉर। गो इन डेप्थ, शैलो में मत हाँ, जियो, नहीं, हाँ, शैलो हाँ, लाइफ मत हाँ, जियो। हम्म, 3 रिश्ते बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ। एक पॉडकास्ट देखो, दिल से देखो। दिल से एक किताब पढ़ो और मैं भी रियलाइज़ हम्म, कर रहा हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले मैं इसके एग्ज़ैक्ट अपोज़िट था। 10 बुक पढ़ लो, 50 लेसन सीख लो, 10 एआई टूल्स। अब मुझे लगता है कि क्या करना है 10 एक एआई टूल पकड़ता हूँ, उसके ऊपर फ़ोकस करता हूँ और मैं बार-बार इस चीज़ को ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि ऐसे राइट, ही करना है और आई थिंक करना यही है। हम कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर राइट? कर रहे हैं, राइट, 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 100%, 100%। नहीं, पर वही तो है कि जो हमें जिंदा रखते हैं वही तो जज्बात है। और वही ब्रांडिंग ये सब चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा चलो आपकी इसी पर्सपेक्टिव में मैं आपको लेके जाता हूँ। आपने भी हम्म, बोला ना आप जो हो, आपको हम्म, नेचर पसंद है, तो आपने वो चीज़ को बताना स्टार्ट किया। हम्म, यहीं पे हो रही है ब्रांडिंग। ये चीज़ राइट, समझने में राइट, मुझे बहुत टाइम लगा। हम्म, ब्रांड कैसे बनाना है, ब्रांड कैसे बनाना है? बाय बिकमिंग हू यू आर, पर्सनल ब्रांड स्पेसिफिकली। 100%, आप राइट। कौन हो? कौन किस हूँ? चीज़ के लिए आप स्टैंड करते हो? हम्म, किस चीज़ के अगेंस्ट आप हो? हम्म, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, पर्सनल ब्रांड, दे आइदर स्टैंड फॉर समथिंग और अगेंस्ट। मैंने ये गलती पिछले 10 साल में बहुत किया। हम्म, मुझे ऐसा लगता था मैं शायद किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहा ही नहीं हूँ। मु हम्म, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी होता है और जरूरी मैं है। अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि और कर सकूँ इस चीज़ को। बट बराबर। हाँ, हमें ना कई बार बहुत जब ग्रे एरिया में अच्छा बट मुझे ये भी लगता है भाई हर चीज़ ग्रे एरिया में ही है। ये मुझे लगता है ये मैं हूँ लेकिन। हाँ, अब ब्लैक एंड हाँ, व्हाइट चीज़ें नहीं होती है। मुझे नहीं ऐसा लगता है होते, कि ये राइट। चीज़ें ग्रे एरिया में होती है। तो इसके ऊपर कुछ ओपिनियन है, कुछ आपने महसूस किया इस चीज़ के बारे में? 100%, और कोचेज़ बिकॉज में भी? एज ए ह्यूमन हम ज़्यादातर कभी भी किसी भी चीज़ वस्तु के एक्सट्रीम में नहीं जा पाएंगे। स्पेसिफिकली मे बी एक एज को क्रॉस करने के बाद शादी हो गई, बच्चे आ गए, अब नाउ जब हमारे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो नाउ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी इट कैन बी द पॉलिटिकल पार्टी, इट कैन बी द बिजनेस वाइज, इट कैन बी द ब्रांडिंग वाइज, इट कैन बी द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाइज, हुँ, हमें ये लगता है कि जब मैं किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग चला जाता हूँ तो सामने वाला मेरे ऑपोजिट हो जाता है। एंड मैक्सिमम पीपल डू नॉट वांट टू वेस्ट देयर एनर्जी हुँ, विद आर्ग्यूइंग विद द पर्सन कि जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। हुँ, तो इसीलिए ज़्यादातर कई बार कहा भी जाता है कि न बोलने में 9 गुण। हुँ, माने कभी कभी हम ना बोल दे और शांत रह जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हुँ, तो इस मामले में हम ज़्यादातर वो ग्रे एरिया में आ जाते हैं। हुँ, So though we have the opinion, हुँ, but we do not want to argue with the pig or maybe the opposite opinion कि जहाँ पर हम एनर्जी को वेस्ट कर दे, हुँ, because we have any other work also हुँ, कि ऑफिस देखना है, बच्चे को देखना है, फैमिली को देखना है। तो ज़्यादातर मैंने ये पाया है कि टीन एज में पीपल आर स्ट्रॉन्ग हेडेड Rebellious, हाँ, पर्सनालिटी, हुँ, मे बी टिल कॉलेज वो रहता है, बट जैसे ही शादी हुई और उसके बाद में वो मेल्ट डाउन धीरे धीरे शांत बंदा हो जाता है। ज़्यादातर मेरा ये एक्सपीरियंस है। हाँ, यही तो है मतलब हम देखो हाँ, अगर कोचिंग से रिलेटेड भी अगर हम देखें जो भी कोच बनना चाहता हम्म, है इससे रिलेटेड
तो आपके ना एक्सट्रीम ओपिनियन और कंटेंट बनाने में भी राइट। एक्सट्रीम ओपिनियन अट्रैक्ट्स। सोशल मीडिया पे ना एक्सट्रीम ओपिनियन बहुत अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। जैसे बोलूँगा ये पॉलिटिकल लीडर खराब है, इसको कभी जिंदगी में फॉलो मत करना, या फिर ये सबसे अच्छा है, इसको फॉलो करो। वो एक्सट्रीम ओपिनियन ना अट्रैक्ट बहुत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपोज वाले हो जाएंगे, कुछ लोग करने वाले होंगे। तो ये लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन में, ये बहुत चलता है। बट आप एक मैच्योरिटी, जैसे आपने बताया हम बचपन में एक एक्सट्रीम ओपिनियन होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है आपको मालूम पड़ता है यार ये जिसको मैं बहुत अच्छा समझ रहा था उसमें कुछ खराबियां भी हैं, खराबी हो सकती और जो है। बहुत खराब समझ रहा नहीं है उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी है, तो वो मैच्योरिटी आने लगती है। और ऐसे लोग होते कम है लेकिन राइट। वो अभी भी वो टीन एज में ही जीते हैं। हाँ, जैसे हम भी जब टीन एज में थे तो मुझे याद है वो गर्ल्स का ग्रुप अलग हो जाता है, बॉयज़ का ग्रुप अलग हो जाता है। बॉयज़ गर्ल्स के अगेंस्ट में होते हैं, फिर जो गर्ल्स है वो बॉयज़ के अगेंस्ट में होती है, फिर और थोड़े बड़े होते हैं, फिर समझ में आता है कि नहीं वो अपोजिट नहीं है, फिर हम अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। राइट। फिर हमें जीवन को जब हम मे बी शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि वो भी एनर्जी ज़रूरी है, ये भी एनर्जी ज़रूरी है। फिर सह अस्तित्व का स्वीकार कर लेते हैं, को एग्जिस्टेंस का एक्सेप्टेंस आ जाता है। सो मुझे लगता है दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि जब हम अपोजिट चीज़ों का भी स्वीकार कर लेते हैं। अभी मैंने कोई तो रील देखा था, उसके अंदर ही ये बात बोली जा रही थी कि हम ऐसा लग रहा है कि हम एज अ सोसाइटी पीछे होते जा रहा है दिमाग से, इंटेलेक्चुअल लेवल से। मतलब पहले वो किसी ने तो बनाया था वीडियो कि पहले ना ऐसा अर्थशास्त्र है कुछ तो ऐसा, उसने संस्कृत वर्ड यूज करके बोला जो मुझे अच्छा लगा। उसने बोला कि तब भी है ना जो गुरु पंडित होते थे ना, उनके अपोजिट व्यू वाले लोग होते थे। उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। हाँ, शास्त्रार्थ। तो दो चीज माने अभी हम पॉडकास्ट करते हैं, हाँ, वो उस समय भी वैसा होता था कि दो जो लोग होंगे वो बैठ के बातचीत करेंगे। तो वो वीडियो में वही बोल रहा था कि पहले ये लोग अपोजिंग व्यू रखते थे, बट वो हर चीज पे जो स्पेशली जो गुरुज होते थे वो लोग डिबेट करते थे, लड़ते नहीं थे। अभी सब है ना, सबने लड़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया है। मतलब इंसानों की ब्यूटी ये है कि हम अलग है, आपके ओपिनियन अलग है, मेरे अलग है। हाँ, जिस दिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना स्टार्ट करूंगा, जिस दिन आप मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखेंगे, हम दोनों थोड़ा तो ग्रो करेंगे। 100%। बट अगर मेरे को लगे मैं ही सही हूँ, आपको लगा मैं ही सही हूँ, तो हम तो उतनी ही सोच में रह गए। ये आई थिंक मैंने नवल रविकांत या किसी की तो बुक में ये चीज सुना था। हम ग्रो करते हैं जब अपोजिंग लोग आते हैं। एक बोल रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, दूसरा बोल रहा है ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। अगर इसने मान के बैठ गया, इसने भी मान के, और मैक्सिमम लोग पूरी जनता सिर्फ इन दोनों में डिवाइडेड है, तो ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ तब होगी जब आप समझोगे हाँ इसका पर्सपेक्टिव, डेमोक्रेसी में भी ये फायदा है, इसके अंदर ये फायदा है, एंड नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर। अब ये फाइनल नोट पे ये बोला कि यार क्यों ना हम ऐसे सिचुएशन, ऐसे थोड़ा इंटेलेक्चुअली थोड़ा और मैच्योर होना स्टार्ट हुआ करे, हम सीखना स्टार्ट करें, दूसरों के पर्सपेक्टिव देखना स्टार्ट करें, लोग क्या बोल रहे हैं, भले से वो आपके ओपिनियन से अलग हो, बट अगर आप वो सीखो, उससे समझोगे, तो शायद आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। एंड इसलिए मैं कहूँ एज ए कोच के तौर पे, क्योंकि जर्नी की हमारे आज की पॉडकास्ट की यही शुरुआत हुई थी, हमारे अंदर मैच्योरिटी और ज़्यादा जल्दी से आती है, बिकॉज मे बी क्लाइंट्स हम कहें या मे बी कस्टमर्स हम कहें, उनको हम विदाउट जजमेंट उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सुनना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम ज़्यादा मैच्योर्ड हो पाते हैं, ज़्यादा समझदार हो पाते हैं। मे बी शायद हमारा लाइफ को देखने का ये नज़रिया था, एंड जब मैं ये देख रहा हूँ ना, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है और ये नज़र नहीं आ रहा है। बट जब हमसे अपोजिट वाले ओपिनियन को मिलते हैं एंड जब इस तरीके से हम देखते हैं, तो अब आपको ये नज़र आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, और मुझे ये नज़र आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बट इन अ वे हमें 360 डिग्री का पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति मे बी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करना चाहता है, उसको भी कोचिंग करना ही चाहिए। मे बी शायद अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे को कोच करे, आप बिजनेसमैन हैं, आपके स्टाफ को कोच करें, आप मैनेजर हैं, अपने जूनियर्स को कोच करें, तो भी कंपनी का ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। सो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के उसके एस्पेक्ट्स को भी अच्छे से समझने के लिए भी कोचिंग इज अगेन गुड। अमेजिंग। आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग नोट है, काफ़ी पावरफुल बात है, इसके बारे में ज़रूर सोचना। और कुछ फाइनल चीज़ आप बोलना चाहेंगे कोचिंग इंडस्ट्री के किसी के बारे में, उनका कोच? मुझे लगता है यही बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली कि बस अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वहीं पे पर्सपेक्टिव मालूम पड़ेंगे।
वहीं से आप इंटेलेक्चुअली ग्रो होके दूसरों की भी मदद कर पाओगे, मदद कर एक पाएंगे। अच्छे कोच बन पाओगे, राइट राइट और राइट। पैसा फिर बाय प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा, आ ही अच्छे जाएगा। कोच जब बन जाओगे तो। इसीलिए जो हमने समराइज करे तो लर्न करना है, पहले लर्न वाला पार्ट आता है, फिर अप्लाई करना है, फिर टीच करना है, LAT, और फिर E वाला अर्निंग वाला पार्ट लास्ट में है। यदि हम इसको अपोजिट कर देंगे, पहले अर्निंग पे फोकस कर देंगे, तो हम अच्छे कोच नहीं हो पाएंगे। और जो 95% लोग कोच पहले ही 5 साल में करियर बन करके चले जाते हैं, वो लास्ट वाला जो है उस पर पहले फोकस करते हैं। बट मुझे लगता है LATE, ये सेम फार्मूला को याद करेंगे तो मुझे लगता है पूरा पॉडकास्ट वसूल हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। LATE ये लेके जाओ। आई थिंक मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि पूरे पॉडकास्ट में शायद आपने 10 बातें सीखी होगी, बट कोई एक बात जो आपको सबसे पावरफुल लगी है वो कमेंट करके बता देना, और उसको आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट करो। बिकॉज नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है, एप्लीकेशन से वो पावर एक्चुअल में रियलाइज हो पाएगा। तो वो ज़रूर करना। आपको क्या बात अच्छी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर भाई के लिए, सर के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट करके बताना। हम वापस से मिलेंगे सर, वापस से हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मज़ा आता है खुद परीक्षित भाई से बात करने, और मुझे खुद देखो ना, मैं खुद इमोशनल होने लग गया था। और आई थिंक यही लाइफ है, व्यूज आए ना, मैंने खुद नोटिस किया, और ये भी एक लेसन एंड पे जाते जाते, जो चीज में करते हुए आपको मजा आ रहा है ना, बस वो चीज कई बार अच्छी भी होती है, प्रेशर भी नहीं लगता है, लोगों को भी पसंद आता है। तो ऐसे काम करो, ऐसी कोचिंग करो जिसमें आपको मजा आ रहा है, आपको सीखने मिल रहा है, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। बस करते रहना है उसके लिए, लेकिन लेट नहीं करना है। वो फॉर्मूला लेट चीजें सीखो, लेकिन लेट मत करना, लेट मत करना अभी जाके अप्लाई करना स्टार्ट अप्लाई करो। करो। थैंक यू सो मच भाई, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।